Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir, और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे बिलवड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार मोहंती सर, डॉक्टर मिलिंद राव सर की पुण्यतिथि के ऊपर हमारे सभी रिस्पेक्टेड मेंटर अपना सिंसियर ग्रेटिट्यूड देते हुए अपने केसेस को प्रेजेंट कर रहे हैं और ऑनलाइन सेशंस भी ले रहे हैं। तो आज का ये जो हमारा सेशन है, इसको हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर पूनम बत्रा मैम, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको 35 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, उनकी प्रैक्टिस है। आज वो पहली बार हमारे IHF फैमिली में आज की ये सेशन जो है इसको होस्ट करने जा रहे हैं। हमारी IHF फैमिली ग्रुप में उनका ये पहला प्रेजेंटेशन है, तो सभी ने बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार सभी का। तो मैं हमारी IHF फैमिली की ओर से डॉक्टर पूनम बत्रा मैम को उनका वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। पूनम मैम आप हैं? मैं ऑडिबल हूँ? ऑडिबल यस एंड मैम। विजिबल? नहीं, विजिबल नहीं है मैम, ऑडिबल तो है। कैमरा का जो ऑप्शन है ना, उसको आप टच कीजिए तो आपका वीडियो विजिबल हो जाएगा। अब यस मैम। अब मैं हूँ? जी जी बिल्कुल मैम। जी वेलकम मैम। सभी को मेरा नमस्कार। IHF फैमिली, नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते। तो I show my deep gratitude and gratefulness to IHF प्लेटफॉर्म जो डॉक्टर प्रवीण इतने अच्छे से चला रहे हैं, और मैं भी इसका एक हिस्सा बनती जा रही हूँ। मैं सुनती हूँ, कभी कभी देखती हूँ, और मुझे आई फील रियली प्राउड ऑफ द यंग लॉट, स्पेशली हमारा जो वुमेन पावर है। माधुरी मैम है, विभा मैम है, श्वेता मैम है, मैं इनके मिस नहीं करती हूँ, और इनके यूट्यूब पे भी हैं श्वेता मैम का, वो भी देखती हूँ। तो आई रियली फील प्राउड ऑफ दीज यंग लेडीज़। जैसे कि आप सबको अभी डॉक्टर प्रवीण ने बताया कि हम अपनी ट्रिब्यूट दे रहे हैं, अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं डॉक्टर मोहंती सर को और डॉक्टर मिलिंद राव सर को, एंड आई रियली फील प्रिविलेज्ड कि आई एम पार्ट ऑफ इट। डॉक्टर मोहंती सर को मैंने एक बार अपनी लाइफ में उनका एक सेमिनार अटेंड किया था दिल्ली में, अराउंड मे बी 32-33 years बैक, when we passed out in 1984 from नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली। तो उनका बस मुझे ये तो नहीं याद कि उन्होंने क्या केस बोला था, बट आई स्टिल रिमेंबर हिज स्माइलिंग फेस, दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। मुझे लगता है वही उनका फेस जो है वो हमको मोटिवेट भी करता रहता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हो, आप बस मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और मैं अपना ग्रैटिट्यूड यहाँ के सारे मेंटर्स जिनको मैं सुनती हूँ, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर मानिक सर, और माधुरी मैम, विभा मैम, श्वेता मैम, इन सबको मैं सुनती हूँ, और इन सब के लिए मेरा बहुत बहुत दिल से ग्रैटिट्यूड। मैं अपना बोलने से पहले मैं एक वैदिक मंत्र बोलूँगी और फिर उसका अर्थ बताऊँगी आपको। ये है, ओम या मे धाम देवगना पीतरश्च उपासते तया मां मध्य मेधया अग्नि में धापिना। जिसका मतलब है कि हे ईश्वर, हमको ऐसी बुद्धि दीजिए जो आपने हमारे पूर्वजों को दी हुई थी। हमारे पूर्वज यानी कि हमारे एंसेस्टर्स, जो डॉक्टर हैनीमैन, डॉक्टर कैंट, डॉक्टर सेगल जो पॉइनियर है माइंड मेथड के, और भी हमारे जो भी जितने भी स्टाइलवर्ड्स हैं, ईश्वर आपने जिस तरह की मेधा बुद्धि उनको दी हुई थी, वैसी बुद्धि आप हमको भी दीजिए। तो इसी भावना के साथ मैं आज का अपना VC स्टार्ट करती हूँ।
एक तो मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों ने इतना अच्छा पार्टिसिपेट किया है, रियली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और सबने अपनी इतनी डिफरेंट तरह की थिंकिंग, वो हर एक केस को आप कितने तरीके से सोच सकते हो, वो रियली रिमार्केबल है। हालांकि जिस डॉक्टर के पास केस होता है वो उस केस का फील ज़्यादा अच्छे से ले सकता है, बट फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया। आप बोले तो मैं फर्स्ट केस एक बार पढ़ दूँ, डॉक्टर जी मैम। प्रवीण, फर्स्ट केस। जी मैम। जी हाँ जी। जी। तो ऑल्दो मैं प्रैक्टिस में तो हूँ काफ़ी साल से, बट माइंड टेक्निक में मैं अभी 2-3 साल से हूँ। पर लेकिन माइंड टेक्निक से जो भी सीखा है और जो जिस तरह के रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो कुछ कुछ केसेस में तो इतने मार्वलस हैं। हम लोग अपने बैच के 4 लोग हैं, हम फ्रेंड्स, जो हमने माइंड मेथड हमने स्टार्ट किया सीरियसली पढ़ना 3 साल से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इवन डॉक्टर मान, डॉक्टर नीलम और डॉक्टर मथारू, डॉक्टर भूपिंदर, इनके लिए भी आई फील रियली ग्रेटफुल, बिकॉज डॉक्टर मान की सिंपल सिंपल जो कैसे रूब्रिक्स बनाने हैं, कैसे पेशेंट के वर्जन को, तो वो दैट हेल्प मी अ लॉट इन लर्निंग। और डॉक्टर सहगल के लिए तो हम क्या बोलें, उन्होंने जो माइंड टेक्निक का जो हमें एक तोहफा दिया है, और उसके लिए तो रियली कितना भी हमारे पास शब्द नहीं होंगे। और वैसे तो हम क्लासिक मेथड से कर रहे थे प्रैक्टिस, लेकिन माइंड टेक्निक्स में जब से करना शुरू किया है, हालांकि क्लासिक भी नहीं छोड़ा है, लेकिन जहाँ पर माइंड समझ में आ जाता है, जहाँ पर सिम्टम्स रियली ऐसे लगता है कि हम रूब्रिक्स बना पाएंगे या पेशेंट को अलग इस तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वहाँ पर हम ज़रूर ट्राई कर रहे हैं। मैं और मेरी फ्रेंड्स तीनों, वो शायद इसमें हैं, अभी ज्वाइन करा हुआ है उन्होंने। तो ऑल्दो मैं फिर अपने टीचर्स को भी थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने हमें कॉलेज में पढ़ाया, डॉक्टर वी.के. गुप्ता, डॉक्टर वी.के. खन्ना, डॉक्टर वी.पी. रस्तोगी, डॉक्टर जुगल किशोर, डॉक्टर दीवान हरीशचंद। वी वर लकी दैट वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम देम। और उस टाइम पे तो हमारे पास रेपर्टरीज जो थी वो कैंट रेपर्टरी होती थी और बोरिक बोनिंग हसन रेपर्टरी होती थी। और एक किशोर, डॉक्टर जुगल किशोर अपनी कार्ड रेपर्टरी लेके आते थे जिसमें होल्स होते थे, और हम लोग जब रेपर्टराइज करते थे तो लंबे लंबे बहुत सारे पेजेस भर जाते थे। और अब बहुत टाइम चेंज हो गया है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी सॉफ्टवेयर आ गया है, और आप लोग तो इतने लकी हो कि आपको ऑनलाइन भी सीखने को मिल रहा है। हमारे टाइम में नहीं था, हमें जाके ही फिजिकली अटेंड करनी पड़ती थी। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। केस जो है वो मैं एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट केस है, ये जो फर्स्ट केस आया था ये मेरे पास आज से 4-5 साल पहले आया था। जो ये बॉय का केस है, उस टाइम मैं माइंड टेक्निक में नहीं थी, बट मैं आपको केस पढ़ के बताऊंगी। दिस इज अ केस ऑफ 31-year-old मैन who was brought to me for counseling. His brother told me about the patient's wedding after 14 days, but he doesn't seem happy or excited. He is refusing to get married. He is going to his work but is not talking to anybody. Comes home and lies down. He is not telling any reason. I asked him to wait outside and send his brother. तो ये क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हूँ 10-12 साल से, तो काउंसलिंग के लिए ही आया था। ये मेडिसिन तो मैंने दे दी थी बाद में। तो शायद ये घर में अपने भाई को इसने बताया था कि शादी नहीं करनी मुझे, या टाल दो या जो भी है, लेकिन रीज़न नहीं बताता था ये घर में। तो उसने मैंने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या परेशानी हो रही है, तो उसने मुझे बताया 14 दिन बाद मेरी शादी है, मन बड़ा उदास रहता है, किसी तरह से शादी ना हो। मैंने पूछा ऐसा क्या है, खुलकर बताओ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद हो सकता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो, ये यहाँ इस लड़की से शादी ना करना चाहता हो, या इसको ये लड़की पसंद ना हो, तो कोई ना कोई रीज़न ये मुझे बताएगा। तो जैसे हम काउंसलिंग में बोलते हैं कि फील कंफर्टेबल, एवरीथिंग विल बी कॉन्फिडेंशियल, आप बिल्कुल अपने एक फ्रेंड की तरह मुझसे शेयर करो जो भी आपके मन में है, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। तो उसने बोला ऐसा नहीं है, लड़की तो अच्छी है, मुझे पसंद है। और उसने मुझे उस लड़की की, मुझे लगा मैं चलो मुझे मैंने उसको पूछा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे उस लड़की का फ़ोटो दिखाइए। तो उसने मुझे पिक्चर दिखाई, तो उस लड़के से ज़्यादा स्मार्ट मुझे वो लड़की लगी। तो फिर उसने बोला कि मेरा लड़की तो मुझे पसंद है,
और मेरी लेडीज़ मैचिंग सेंटर की शॉप है, वो जो ब्लाउज़ और वो साड़ी के साथ मैचिंग होता है ना, उस तरह का। तो मैं ही दुकान संभालता हूँ, पापा कभी कभी आते हैं, भाई बाहर नौकरी करते हैं। शादी में खर्चा बहुत हो जाएगा। मैं आपको जो काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस चला था वो सब आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो उसमें तो पूरा 1 घंटा लगता है, पेशेंट से रिफ्लेक्शन से उससे निकलवाना पड़ता है। बट मैं मेन मेन चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो उसने बोला कि शादी में खर्चा बहुत हो जाएगा, 3-4 दिन दुकान बंद रहेगी, वो भी नुकसान होगा, ग्राहक इधर उधर चले जाते हैं। शादी के बाद जो लड़की की फैमिली होगी उसके घर भी आना जाना होगा, फंक्शंस होंगे, तो वहाँ भी लेना देना होगा, तो खर्चा भी होगा, सब सब में पैसे लगेंगे। तो इतना जो मैंने जोड़ा है, आगे वो चुप हो गया। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, मन उदास है, परेशान है। उस लड़की को कुछ मैंने पूछा कि अपने मन की परेशानी तुमने उसको बताई, जो उसने मुझे बोला था कि हम बात करते हैं। क्योंकि मैं ये भी पूछना चाह रही थी कि शादी तो हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लड़की से पसंद तो है लेकिन इससे बात भी ना करता हो, या कुछ और तरह की कोई बात हो, या उसके घर वालों से कोई प्रॉब्लम हो। तो इसने कहा नहीं, हम रोज़ बात करते हैं और वो मुझे पसंद भी है। लेकिन मैंने उसको अपने मन की ये बात बिल्कुल नहीं बताई। तो ये केस था। ये मेरे पास अपनी शादी से 14 दिन पहले आया था। इसकी मैंने काउंसलिंग की थी, मैंने इसको मेडिसिन दी। 1 हफ्ते बाद मैंने इसको दोबारा बुलाया था, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही इसकी शादी थी। तो 1 हफ्ते बाद ये दोबारा आया था। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा था कि इसमें कोई चेंज आया है, मुझे वैसे ये परेशान सा लग रहा था। तो मैंने उसी को रिपीट किया, उसको हाइपोटेंसी में दिया मेडिसिन को। उसके बाद मुझे क्योंकि उसकी शादी थी 1 हफ्ते बाद, और मैं उसको और फिर उसके बाद वो नहीं आया। फिर उसकी शादी मैं वेट कर रही थी कि शायद आएगा या मुझे पता चलेगा, और मैं हेजिटेंट भी थी उससे बात करने में, क्योंकि उसने अपने घर में किसी को बताया नहीं था कि मैं ऐसे डॉक्टर से काउंसलिंग के लिए गया हूँ। पर उसका नंबर था मेरे पास, और मुझे लग रहा था कि अगर मैं इसको फ़ोन करूँगी और शादी अगर हो गई होगी तो इसकी वाइफ को शक हो सकता है कि क्या बात है, क्योंकि ये बताना नहीं चाहता था। तो मैंने उसको थोड़े दिन के लिए, जो मेरे मन में तो था, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसकी शादी हुई कि नहीं हुई। ऐसे ठीक है, टाइम बीत गया ऐसे 2-3 महीने बाद, क्योंकि मेरे पास उसका नंबर था, कॉल तो मुझे करना नहीं था। तो मैंने उसको व्हाट्सएप देखा, उसका जो पिक्चर लगी होती है। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि उसकी फ़ोटो उसकी वाइफ के साथ लगी हुई थी, और वो जैसे न्यू ब्राइड होती है उस तरह के ड्रेस में थी वो। तो इस पेशेंट के लिए वैसे तो हम डॉक्टर्स तो हैं, बट हम किसी की डेस्टिनी नहीं लिख सकते हैं। बट पता नहीं क्यों मुझे सब ठीक लग रहा था, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर रही थी कि इस लड़के की शादी हो जाए। तो काउंसलिंग में मैंने जो भी किया उसको, जो भी बात हुई, जो भी उसको समझाया, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा देख के कि ये अपनी शादी इसकी हो गई है। और उसके बाद ना मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़े महीनों बाद इस बात को, केस को भी 4 साल हो गए हैं, कोविड से पहले की बात है। उसके बाद भी मैं इस 2-3 बार मैंने देखा, और अब क्योंकि मुझे ये केस प्रेजेंट करना था, तो मैंने परसों ही इसका फिर डीपी देखा। तो उसमें इनके दोनों हस्बैंड वाइफ की फोटो थी, और बीच में इनके एक छोटा सा बेबी भी बैठा हुआ था, बच्चा होगा 1 ईयर का। तो आई रियली फेल्ट वेरी हैप्पी, और आई फेल्ट थैंकफुल टू होम्योपैथी। हमें लगता है कि हम होम्योपैथी से क्या नहीं कर सकते। तो उस समय तो क्योंकि मैं माइंड टेक्निक में नहीं थी, तो मुझे फील आई थी, मैंने अपनी फील पे इसको रेमेडी दे दी थी। और दूसरी बार उसी रेमेडी को पोटेंसी बढ़ा के दिया था। तो आप सब लोगों ने इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। आप में से कुछ 2-3 लोग कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ आप बताइए। डॉक्टर प्रवीण, आप देख लीजिए। जी जी मैम। जी बताइए प्लीज, जो भी ऐड करना चाहते हैं। हाँ जी मैम। अभी मैंने केस रीड किया है, तो इसको कोई स्किन प्रॉब्लम भी थी, कोई स्किन प्रॉब्लम कभी? नहीं नहीं, इसको कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। ये सिर्फ इसी भी रादर ये मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको मेडिसिन भी दी थी, काउंसलिंग भी की थी, मेडिसिन भी दी थी उसको मैंने। तो मैंने 2-3 जो रुब्रिक लिए ना, अभी केस रीड किया जस्ट, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं। एक तो रुब्रिक है माइंड मैरिज अनअंडोरेबल आइडिया ऑफ मैरिज सीन। एक तो ये रुब्रिक लिया मैंने। दूसरा एंजाइटी बिजनेस। थर्ड है फियर पॉवर्टी ऑफ डिल्यूजन पुअर ही इज। तो मैडम मेरा नक्स आ रहा है।
अच्छा, ठीक है, ओके। और सेकंड तो सेकंड इसमें ब्राउन डीडी में ब्राउनियां हैं। हाँ आशु जी। आशु सर, इसमें आपको कहाँ लगा कि उसको मैरिज ऑफ आइडिया जो है वो अनएंड्योरेबल है? वो बोल रहा है ना कि शादी नहीं करनी, मैंने जैसे भी करके शादी को शुरू शुरू में उसने बोला जो शादी का कि मैंने एक तो बिजनेस का, एक तो पैसों का बहुत उसको एंजाइटी हो रही है कि अगर मैरिज होगी तो खर्च वर्क करना पड़ेगा। तो उसने स्टार्टिंग में बोला नहीं ऐसा कुछ कि कैसे भी करके शादी में ना कराऊं तो अच्छा है कुछ। हम्म, अच्छा, ठीक है। अ, हम्म। और क्या बोला आपने? एंग्जाइटी क्या बोला? क्या बोला? एंजाइटी बिजनेस अबाउट फियर पॉवर्टी ऑफ डिल्यूजन पुअर ही इज। हाँ, नक्स भूमिका है, डीडी में ब्राउनिया है। डिल्यूजन पुअर लग रहा है आपको? उसको उसने उसकी बात में कहीं ये फील तो नहीं आया मुझे कि मैं तो मेरा मैं गरीब हूँ या नहीं फिर मैडम, से कम। वो फिर नहीं, डिल्यूजन पूर का मतलब गरीब नहीं है कि डिल्यूजन पूर मतलब इतना कुछ होते हुए भी सारा कुछ पता होते हुए भी वो अपनी गरीबी को शो कर रहा है। नहीं, उसको वो यही ये लग नहीं रहा कर है रहा। कि हाँ, उसको ये यही लग रहा है कि अगर मैं मैरिज में पैसा खर्च कर दूं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, ऐसा मेरे को वो फीलिंग कह रहा आई, है मेरे मेरा को ऐसा खर्चा हो लगा। जाएगा, बस मेरा खर्चा हो जाएगा। तो जब खर्चा हो जाएगा तो उसको फिर यही है ना, खर्चे का डर है। अगर मैंने खर्चा कर दिया, सपोज करो मेरे पास 10,000 है, अभी मेरे को डर है कि मेरा अगर खर्चा हो जाएगा, जब खर्चा होगा ऑब्वियसली पैसे कम हो जाएंगे। पैसे कम हो जाएंगे तो उसको फियर पॉवर्टी ऑफ कभी, ऐसा मेरे को लगा। कभी कभी हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं फिर भी हम नहीं खर्चना चाहते ना। हम्म। हाँ तो वही, यही तो मॉर्बिड स्टेट है उसकी, इतना कुछ होते हुए भी वो उसको उसको एक पॉवर्टी का कुछ, मैडम मेरे को ऐसा मतलब लगा है, ऐसा है तो मैंने आशीष रूब्रिक सर, जो लिया आपको मैम बताइए। अभी भी चलिए इसमें ठीक है। मैम अभी लिया। इसमें सोराइनम भी हो सकती है, क्योंकि सोराइनम में इतना पैसा फ्लरिश कर रहा होता है, स्टिल उसका वो होता है, फियर ऑफ पॉवर्टी का रहता है कहीं ना कहीं, बिजनेस का ये एंजाइटी। इसने मेरे को ये भी कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है या मेरा बिजनेस हम्म। बहुत है, बहुत नॉर्मल सा नहीं नहीं, नॉर्मल सा उसने वाला उसने इंसान है। ऐसे नहीं, उसने ऐसे नहीं बोला आपको, पैसे का तो नहीं बोला कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन अपनी पॉवर्टी को तो शो कर रहा है ना कि मेरा खर्चा हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो कमेंटिंग जैसे कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पैसे कम हो जाएंगे, आप उसको पकड़ो, वो कह रहा है मैं खर्चा हो जाएगा मेरा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बट आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया। और कोई? ये मेरा सुराइनम भी आ रहा था, लेकिन तभी मैंने बोला कि उसको कोई कभी स्किन प्रॉब्लम तो नहीं हुई। आपने बोला नहीं उसको ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैंने फिर वो बताया नहीं। थैंक यू मैम, थैंक ओके ओके, वेरी गुड। और कोई? मैम इसमें एवरेस्ट भी सोच सकते हैं बिल्कुल। कि वो तुम मतलब सोचते हैं खर्चना नहीं चाहता वो है इसमें। ही एवरेस्ट, वो है ही एवरेस्ट। इसका एक और सब रुब्रिक है कि एंजाइटी अबाउट फ्यूचर फॉर्म, कि उसको आगे की फ्यूचर की टेंशन है कि अभी अगर मेरे पैसे खर्च हो जाते हैं तो उसको उस चीज को लेके टेंशन है। तो ये वाला रुब्रिक अगर इसमें लग सकता है तो। फ्यूचर को लेके तो मैम आप ठीक कह रहे हो, लेकिन फ्यूचर को लेके उसने ऐसा कुछ मुझे बोला नहीं। बस उसने यही बोला कि मेरा खर्चा हो जाएगा। आगे का उसने बहुत डिटेल में नहीं बताया मुझे कि ये मेरे पास कमी हो जाएगी या क्या होगा। वो यही कह रहा है कि बस जब होगा मेरे खर्चे ही खर्चे होंगे, ये कह रहा है ना? ठीक है, वेरी गुड। मैम, हाँ जी, बोलिए। या गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। द सिंपल सिंपल थिंकिंग अगर उसके बारे में करेंगे तो शादी तो करना चाह रहा है, लड़की भी पसंद है उसकी। एंड हाँ, सेकंड थिंग, बस अभी मैं जैसा ही शादी का प्रोसेस में मैं जब जाऊंगा तो वो टाइम पर मेरे खर्चे हो जाएंगे, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, और मेरे कुछ वो एक्स्ट्रा फंक्शंस रहेंगे उसमें जाना है, ये सब में वो एब्जॉर्ब है वहीं पे, ये सब चीजों में कि मेरा खर्चा 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 एवरीवेयर इज खर्चा के बारे में सोच रहा है वो। हाँ जी, फिर रेमेडी तो नहीं समझ में आई, बट क्रक्स ऑफ द मैटर इज ओनली दिस मच। हाँ शादी जी, नहीं करना चाह रहा, ऐसा कुछ नहीं है। शादी बहुत करना चाह रहा है लेकिन ये खर्चे से अच्छा। बच रहा है बस। शादी हाँ। कह रहा है ना, किसी मेरे को बोल रहा था मैम आप किसी तरह से ना ये मतलब मेरे को मैं शादी ना हो ऐसा, पर मैंने उसको खैर काउंसलिंग में बोला था। बट वो उसका मेन जो है वो यही है, बस खर्चे होंगे। हाँ यू। जी, हाँ ये जी, जो उसने अभी बोला कि मेरी शादी ना हो, इसको हम क्या लेंगे? अभी मैं बताऊंगी। हाँ, अभी ओके। मैम इसमें डिल्यूजन मनी टॉक्स अब ऑफ भी ले सकते हैं ना, क्योंकि वो सिर्फ पैसे के बारे में ही बात कर रहा है। हाँ, ले सकते हैं शायद। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते।
इसे शादी तो करनी है लेकिन बिजनेस खोना नहीं चाहता, कि जो कंटिन्यू बिजनेस चाहिए उसको, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। इनकम से उसका बिजनेस भी है और खर्चे भी है। शादी तो करना चाहता है, करना चाहता, अभी बट कंफ्यूज है करूँ ना करूँ। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब हाँ जी, ब्रायनिया का फील आया मैम, ब्रायनिया क्यों सोरिनो। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। और कोई? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सुनील जी। मैम, इस पेशेंट को प्रॉफिट और लॉस के बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहा है और ये खर्चे से बचना चाह रहा है। हाँ जी, इसको ऐसा लग रहा है कि पैसा खर्च न हो जाए, बेकार का पैसा खर्च क्यों करना है। अगर बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा तो फिर बहुत परेशानी होगी, आगे उसका जो है भरपाई हम कैसे कर पाएंगे। तो यही मेन कोर रूब्रिक हमको समझ में आ रहा है। बाद बाकी मेडिसिन का फील्ड तो मैम हम लोग नया है, अभी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नहीं बहुत अच्छा। मेडिसिन तो आपसे सीखना है। हाँ जी, ठीक है। और कोई? जी थैंक यू। मैम ब्रायनिया और सैनिक लग रही है। ठीक है, और किसी के कोई डिफरेंट? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अनुराग। मैम अगर वो ब्रायनिया या सोराइनम नहीं है तो मैं लाइकोपोडियम की ओर सोचूंगा। कैसे? मुझे एक रूब्रिक मिला है, माइंड इरेजुलेट मैरी टू एवराइज फ्रॉम। वेरी गुड। मतलब वो डिसीजन नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और वो कंजूस भी है। बहुत तो अच्छा। उसमें तो वो लाइकोपोडियम मैम सिंगल है। और एक और है, मैं मतलब उसका वो करूँ तो माइंड फियर ऑफ पॉवर्टी स्पेंडिंग मनी इन ऑर्डर टू बी सॉल्ट इन द फ्यूचर। फियर ऑफ मतलब वो जो पूरा रूब्रिक है वो ऐसा है। तो दोनों मैम लाइकोपोडियम मेरी कवर कर रही है। तो चलिए आप रेमेडी तक आ गए आप, ठीक है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डॉक्टर संदीप जिन्होंने सबसे पहले ये वाला रूब्रिक उठाया था, इरेजोल्यूशन टू मैरी टू एवरेज फ्रॉम, ऐसे है रूब्रिक। तो हालांकि उस समय मुझे रूब्रिक्स नहीं मालूम थे, मैंने उसको बस 2 बातें मुझे फील हुई थी उसके केस में और मैंने उसको लाइकोपोडियम दी थी। मुझे ये लगा कि ये जैसे एंटीसिपेशन एंजाइटी की कुछ होने वाला, शादी होने वाली है और इसको एंजाइटी हो रही है। तो एक मेरे को ये फील आई थी एंटीसिपेशन एंजाइटी एंगेजमेंट, क्योंकि एंगेज हो रहा है वो शादी में। तो एक तो मैंने मतलब ये मैंने रेपर्टरी नहीं देखी थी क्योंकि लाइको का फील आ रहा था कि एक ये लग रहा था और दूसरा लग रहा था ये कितना कंजूस आदमी है, इतना कमाता है। क्योंकि मैंने जब इससे बहुत सारी चीज़ें पूछी तो ऐसा नहीं था कि इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास बहुत पैसा है, ये कंजूस है, एक पैसे नहीं खर्चना चाहता। तो फिर मैंने लाइकोपोडियम की फील पर ही इसको लाइकोपोडियम पहले हफ्ते में 200 दी थी और फिर सेकेंड वीक में 100 दी थी, जिसका रिजल्ट जो है वो आज मैंने देखा अपने बच्चे के साथ, परसों देखा था, उसकी डीपी में लगा हुआ है। और उसके बाद जब मैंने अभी केस प्रेजेंट करना था तो मैंने फिर रेट्रो में उसके रूब्रिक सोचे कि और क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी आपने रूब्रिक मुझे वाला बताया और आप सोचिए इसमें क्या क्या हो सकते हैं। ये तो हो गया रेजोल्यूशन मैरिड टू एवरेज फ्रॉम, ये तो हो गया, और क्या हो सकते हैं? मैम मुझे इस केस में ना हिपोक्रेसी भी लगी इस पेशेंट की। क्या लगी? हिपोक्रेसी कि कैसे? आपसे ये काउंसलिंग ले रहा है और गर्ल से बात कर रहा है, मतलब उसको क्लियरली कुछ नहीं बता रहा ना, लड़की से बात भी कर रहा है और आप शादी मन में उसके ये कि शादी नहीं करनी है, आपसे काउंसलिंग ले रहा है। ठीक है, इसमें हिपोक्रेसी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है, उसको शादी तो करनी है बट ये उसको खर्चे का डर लग रहा है। हिपोक्रेसी नहीं है, वो लड़की को छोड़ना भी नहीं चाहता। अगर उसके अंदर इतनी फर्मनेस होती ना, अगर वो स्ट्रांग होता, यहीं पे लाइको की फील आ रही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है उसको कि मैं कर पाऊंगा। अगर वो स्ट्रांग होता तो वो उसको लड़की को मना कर देता, वो झूल रहा है। ये बेसिकली इरेजोल्यूशन है, ना वो समझ पा रहा है कि मैं शादी करूं, ना समझ पा रहा है कि शादी ना करूं। तो ये कोर है इसका, रेजोल्यूशन फ्रॉम एवरेस्ट, क्योंकि वो पैसे नहीं खर्चना चाहता इसलिए शादी नहीं करना चाहता। और फिर देखिए वो कहता है ऐसा कुछ हो जाए मुझे शादी ना करना पड़े, तो फिर हम इसमें क्या रूब्रिक ले आएंगे? क्या कर रहा है वो? एस्केप कर रहा है मैम वहां से। तो इसमें आप एस्केप अटेम्प्ट टू लगाइए
और वो जो कह रहा है कि मैं उदास हूँ, परेशान हूँ, इसमें क्या आएगा? इसमें सीधे सीधे जो वो बोल रहे हैं ना, हम लगा लेंगे सैडनेस एंड एंशियस, सैडनेस विद एंशियस, ऐसे है रूब्रिक, सैडनेस एंशियस, ठीक है। और एक आपको ये भी फील आ रहा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके क्या फील आ रहा है आपको? मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्सन टू भी ले सकते हैं ना इसमें? हाँ, फियर, उसको लग रहा है मैं कैसे करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने खर्चे हो जाएंगे, मैं कैसे करूंगा, सब जगह मुझे पैसे खर्चने पड़ेंगे, तो ये फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। तो इसमें ये 5-6 वाले रूब्रिक्स जो है, अगर रेट्रो देखेंगे तो ये लाइकोपोडियम जो है वो सीधे सीधे समझ में आ रही है। और डॉक्टर प्रवीण ने मैंने बताया कि लाइको का पेशेंट जो है वो शादी से पहले ही आएगा, ठीक है। उसको एंजाइटी है, एंटीसिपेशन है, हम एंटीसिपेशन में सोचें, और तो कौन सी रेमेडी और आती है दिमाग में? अर्जेंटम नाइट्रिकम है, जलसीनियम है ना, लेकिन ये इसकी वहाँ पर एवरेज नहीं है। यहाँ पर अगर हम सीधे एवरेज लेंगे और एंजाइटी, एंटीसिपेशन लेंगे और इरेजोल्यूशन वाला लेंगे तो फिर लाइकोपोडियम ही आएगी। बट आई फील वेरी गुड अबाउट दिस केस कि वो अपनी लाइफ में, फैमिली लाइफ में वो सेटल्ड है। आपको इस केस के बारे में कुछ ऐड करना है या कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं सेकंड केस बोल रही हूँ। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग डॉक्टर। इसमें 2 रूब्रिक उस समय केस पढ़ने के बाद लिए थे मैम, जो अभी चार्ट में भेजे थे। जिसे इंजुरी का जो है ना नुकसान उसको होना था, तो डिल्यूजन, इंजुरी, अबाउट टू रिसीव लिया था, और इमोशंस प्रीडोमिनेंट बाय इंटेलेक्ट। तो ये दोनों रूब्रिक भी कहीं ना कहीं मिलते केस में। उसमें लाइकोपोडियम है क्या? यस मैम, दोनों रूब्रिक में सिर्फ सिंगल लाइकोपोडियम ही आ रही है। तो वो तो देखो, अगर आपको मेडिसिन की फील आएगी ना, तो फिर आप उससे रिलेटेड कितने भी रूब्रिक बना लीजिए, है ना। हम सारे तो नहीं, हम सोचते हैं, हम जो मेन होते हैं इसमें, मुझे जो ये मेन रूब्रिक्स ये लगे थे अभी जब मैंने रेट्रो में उसको स्टडी किया। और किसी को कुछ बोलना? आप देखिए इसमें ना बिजनेस एंजाइटी किसी ने बोला था, इसमें बिजनेस एंजाइटी नहीं है। उसको ये थोड़ी चिंता हो रही है कि मेरा बिजनेस जो है वो चल नहीं रहा या वो कैसे होगा। उसको यही है कि मेरी दुकान बंद रहेगी तो मेरा खर्चा हो जाएगा, मेरे वो उन दिनों में मेरी इनकम नहीं होगी तो मैं कैसे करूंगा। इसको फियर ऑफ पॉवर्टी भी नहीं है। मैंने और तरीके से भी पूछा था, ये और इधर उधर पैसे खर्चता है, बस उसको ये एक बड़ा खर्चा लग रहा है, जैसे कि लग रहा है कि पूरी लाइफ के लिए खर्चा होगा ना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खर्चता, कि अब हम कुछ चीज बाय करते हैं तो ले लेते हैं, फिर थोड़े दिन बाद कुछ और बाय करते हैं, लेकिन ये शादी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें नेचुरली जब अब शादी होती है तो आपका एक परिवार बढ़ता है, आपकी वाइफ की भी फैमिली होती है, आपको जानना होता है, आपके खर्चे बढ़ते हैं, तो उन खर्चों से घबरा रहे हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में हो गया सबको? आ गया? मैम थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं सेकंड केस पढ़ रही हूँ। सेकंड केस तो अभी मेरे पास फरवरी में आया है। ये दिस इज अ केस ऑफ 10 years old girl, and according to my observation she was lean thin girl wearing specs, not looking more than 6 or 7 years of age, and she was not making eye contact to me also। मतलब ऐसे थी वो, पहले तो मुझे देख के ही उसको लगा कि उसने स्पेक्स भी लगाई हुई थी, तो मुझे ऐसे पहले तो देख के लगा कि शायद ये मेंटली रिटार्डेड है। फिर my first thought was that she might be mentally retarded. Mother told that she is an adopted child, लेकिन उसको नहीं मालूम बच्ची को, and premature born, all milestones were delayed। इन लोगों के पास पहले एक बेटा है, लेकिन इन्होंने अपना दूसरा बच्चा जानबूझ के नहीं किया। इन्होंने सोचा कि हम अपना दूसरा नहीं करेंगे, हम एक गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करेंगे। That was a good gesture. So mother told that she is an adopted child, premature born, and all milestones were delayed। जैसे हम पूछते हैं ना, बैठना, उठना, दांत निकालना, चलना, तो वो सब उसका लेट ही हुआ, मे बी बिकॉज वो प्रीमेच्योर बॉर्न थी। तो फॉर फर्स्ट 2 months she was constipated, then after that till now she passes 3 to 4 stools per day। तो उन्होंने मुझे बताया पहले 2 महीने तो उसको इतना कॉन्स्टिपेशन होता था पहले, हाँ,
कि बहुत बहुत दिन तक उसको स्टूल नहीं पास होता था, और उसके बाद इतने सालों में उसको बहुत लूज मोशंस होते हैं, और शायद वो इसीलिए इतनी लीन थी ना, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल वीक है। तो हर स्टूल इज, उन्होंने मुझे बिल्कुल स्पेसिफिकली बोला था कि बिल्कुल जैसे कीचड़ होता है उस तरह का इसका स्टूल है। तो वी हैव शोन, उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया लेकिन कोई आराम नहीं आया। तो एंड शी हैज़ गॉन वीक, इसको भूख भी नहीं लगती। और फिर जब मैंने बच्चे के टेम्परामेंट के बारे में, उसकी नेचर के बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये, वो मेरे सामने भी शर्मा रही थी, जैसे मैंने देखा ही था, मेरी ऑब्जर्वेशन थी, शर्मा रही थी। और बच्चों में भी ये घुलती मिलती नहीं है, बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ भी शर्माती है, लेकिन ये घर में बहुत ओपन है, खेलती है सबके साथ। और बात नहीं मानो इसकी, कुछ जिद भी करेगी या कोई भी चीज़ की, या इसकी बात, कोई भी बात हो नहीं मानो तो ये गुस्सा करती है और गाली भी दे देती है। तो शायद बच्चे तो गाली तभी देते हैं जब घर पे कोई ना कोई दे रहा होता है, तो हो सकता है पेरेंट्स में से मजाक में, या बड़ा ब्रदर, या स्कूल से सीख के आई हो। और सोते समय निपल या सुधर मुंह में लगाकर सोती है, कोई तेज आवाज में बोले तो डर जाती है। और फिर उन्होंने लास्ट में मुझे जाते जाते बोला था कि ये बैठे बैठे कागज भी फाड़ती रहती है। और मैंने कहा कैसे पता चलता है आपको? बोली हम देखते हैं ना घर पे इधर उधर बिखरे होते हैं। तो ये केस था। तो आप लोग अपने दीजिए इनपुट्स, आपने अच्छा लिखा सबने, बताइए। जी बताइए प्लीज। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम, इसमें मेरे को सेलिशिया का फील आ रहा है। जैसे बच्ची जो है वो एब्यूसिव भी है, कोवार्डाइज भी है, रिजर्व भी है। मतलब जैसे उसकी मदर बता रही है कि बाहर में मतलब नहीं खेलती है, किसी से घुलती मिलती नहीं है, घर में खेलती है, बहुत अच्छे से खेलती है, गाली भी देती है। और जैसे उसको दूसरों के सामने में बोलना मतलब नहीं बोलती है, तो टिमिडिटी अपेयरिंग इन पब्लिक वगैरह है, रिजर्व्ड है, ये सब चीज को लेकर। और जैसे वो मैंने और बताया था, सेंसिटिव नॉइज टू भी है, रिटार्डेशन है, मेंटल रिटार्डेशन है इन चिल्ड्रन में, और एंगर कॉन्ट्राडिक्शन है, ये सब चीज को लेके। और जैसे आपने बताया स्वीट डिजायर भी है उसको, तो ये देख के फर्स्ट थॉट तो सालिशिया का लग रहा है मैम। और जैसे आपने वो आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी, आपने ये भी बताया, तो ये सब चीज को लेके सालिशिया का फर्स्ट फीलिंग आ रहा है। अगर सालिशिया अगर नहीं हुई तब लाइको हो सकती है, बाकी फर्स्ट तो सालिशिया लग रही है। लाइको कैसे सोचिए? लाइको में भी मैम वो ही है कि कोवार्डाइज रहती है, और तो एब्यूसिव वो भी है। यस मैम। कोवर्डाइज कैसे लगे आपको? वो घर में ही बस खेलती कूदती है, बाहर में वो रिजर्व्ड रहती है ना, और दूसरों के सामने में बोलती नहीं है, कोवर्डाइज क्या होता है? डरपोक होती है। मतलब जो अपनी बात नहीं कह पाता ना, कायर जी होता जी। है। पर ये ऐसा तो नहीं है, तो घर में खूब हाँ खेलती है और लड़ाई झगड़ा भी करती है, अपनी सिस्टर के जी साथ मैम। लड़ाई, ब्रदर के साथ लड़ती भी है, गुस्सा भी होती है। यस मैम, ये घर में होती है, बाहर इसका जो बाहर में ये नहीं करती है, ऐसा घर में करती है, बताए ना हाँ, इस घर नाम में से। करती है। जी बाहर तो ये बिल्कुल ओपन ही नहीं होती ना। जी। तो इसलिए बाहर फर्स्ट थॉट मेरे को सैलिशिया लगा से भी मैम, नहीं मिला लाइको रही कम थी, लगा। मेरे से भी नहीं मिला रही थी ये। जी। और कोई? चलिए, गुड, वेरी गुड, अच्छा ये अटेम्प्ट। और बताइए। टिमिडिटी का फील है पेशेंट में, हाँ टिमिडिटी जी, बैड, हाँ, टिमिडिटी तो है ही, टिमिड तो है ही, एब्यूजिव है कि गालियां देती है, अब्यूजिव भी है, ठीक है। फियर है फ्रॉम नॉइज कि कोई भी नॉइज आती है, हाँ, ये भी है, और ठीक है। है, और इसमें फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ है कि वो घर में सबके साथ लड़ती झगड़ती है लेकिन बाहर नहीं बात करती है जो नए लोग होंगे उनसे। नहीं, तो इसको बाहर के लोगों से डर नहीं लगता? ये नहीं बोला उन्होंने कि ये बाहर डरती है? हाँ, वो मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट था, पर फील इसमें लाइकोपोडिया करती है बट बाहर कुछ नहीं बोलती। जैसे वो स्कूल से भी बच्चों का आता है कि स्कूल में तो छोटे सीधे हैं, घर में शैतान है, तो उस इसका मुझे मैडम लाइक ही लग रहा है। हाँ जी, मुझे भी लाइक ही लग रहा है। इसमें एक रूब्रिक है ना,
बिहेवियर प्रॉब्लम, होम, एक मैं रूब्रिक बताता हूँ। वो बिहेवियर प्रॉब्लम में रूब्रिक है वो कि वो घर में कुछ एग्रेसिव जैसा होता है और स्कूल में बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा एक रूब्रिक है। मैम behavior problem in वो तो child in homes बाहर, are good लेकिन ये ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि बाहर ये शैतानियां करती हो, घर में करती हो, बाहर नहीं करती हो, ये सिर्फ शर्मीली लड़की है। नहीं, वो बाहर से लाइको ऐसा ही होता है, बाहर थोड़ा शर्मिला होता है, लेकिन घर में जैसे होता है ना, हार्ड फॉर इंफीरियर, सॉफ्ट फॉर सुपीरियर, लव हाँ, पावर ऑफ में, वो नहीं तो है, उसमें हाँ जी, वो इसमें नहीं है उस जैसे तरह। घर में वो अपने हिसाब से लड़ती झगड़ती भी है, और बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है, बाहर टिमिड ही है ना। तो सिलीशिया थोड़ा उल्टा होता है, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं, सिलीशिया बाहर हाँ जी। आप ठीक कह रहे हो, लाइकोपोडियम में होता है, लेकिन वो लाइकोपोडियम जैसा जो है ये आ, बाहर ऐसा नहीं है कि ये बाहर जो है वो आ, बड़ी सीधी सी है। लाइकोपोडियम का पेशेंट जो बच्चा होगा ना, वो सीधा तो होगा, लेकिन इतना उसमें वो नहीं होगा कि बाहर जो है वो लड़ाई झगड़ा घर में कर रहा है। ऐसा भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही है ये घर में, वैसे झगड़ती है लेकिन उतना नहीं है। आप पूरे केस में देखो, और लाइकोपोडियम बहुत नजदीक है, बिल्कुल ठीक है। लाइकोपोडियम जो होगा ना, वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलेगा, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि ये दूसरे बच्चों के साथ भी नहीं खेलती है ना। लाइकोपोडियम शर्माएगा, लेकिन उसको अपने अपने जितने बच्चे मिलेंगे ना, उनके साथ खेलने लग जाएगा, ठीक है। और हेलो मैम, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ मैम, मुझे ना नेक्ट्राम्यूर का फील आ रहा है इसमें। कैसे? कैसे कि ये आपसे पहले तो नजर नहीं मिलाया, नजर तो मैंने इवेनिंग लुक लिया, और उसके बाद ये टिमिडिटी चिल्ड्रेन इन ये भी लिया, और घर में मतलब इतना ये प्लेफुल भी नहीं लगा और बहुत शर्मिला लगा, और इसका माइलस्टोन डिलेड है। ये सब सोच के मुझे नेतृत्व लग रहा है, डीडी में मैं साइलिशिया को रखूंगा। आपको इवेडिंग लुक कैसे लगा? इवेड का क्या मतलब होता है? जो हमसे आई कांटेक्ट नहीं, इवेंट उसका मतलब नहीं इवेड। नहीं नहीं मैम, इवेंट इवेंटिंग लुक हो सकता है यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि इवेंट करता है जो आदमी, उसका कुछ छुपाना होता है, इसके लिए हाँ, वो मतलब इवेड। दिखाना नहीं चाहता था, हाँ, तो इसके इवेड लिए इवेंट होगा, करता है। नजरों से बच रहे यहाँ था। पे हम लोग यहाँ पे हम लोग लुक एट कैन नॉट बियर टू बी लुक एट समझ सकते हैं। अगर हम उसको यही बोले कि वो टिमिड है, तो टिमिड बच्चे होते हैं, वो कहाँ मिला? या फिर हाँ, ये टिमिडिटी जो होता है वो नेचुरली नजरे नहीं मिलाता है मैम। तो ये टिमिडिटी में ही आएगा। हाँ हाँ, मैम, तो मुझे ना मैम नेत्रम्यूल लग रहा है, क्योंकि ये अबूसिव भी है घर में, और ये प्लेइंग में उतना नहीं है, प्लेइंग एवर्सन में अ, मतलब सोच सकते हैं हम इस चाइल्ड को। ठीक है। तो हाँ थैंक यू जी, मैम। हाँ, बहुत अच्छी, ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा है, नेट्रोम्यूर भी है क्लोज। हाँ, और लेकिन नेट्रोम्यूर का चाइल्ड ना टिमिड नहीं होता, लोगों से बात करने में टिमिड नहीं होगा। नेट्रोम्यूर का बच्चा टिमिड नहीं है लोगों मैम से। टिमिडिटी चिल्ड्रन इन में है मैम, रूब्रिक में हो सकता है वो ज्यादा बास्फुलनेस में है, और ऑकवर्ड बास्फुलनेस में है नेफ्टम्यूर, तो ऑकवर्ड उसका ऑकवर्ड फील होता है। ऑकवर्ड कैसे समझते हैं?
हाँ मैम, तो लेकिन रेमेडी तो नहीं लग रहा है, फिर मैं सोचता हूँ थोड़ा। ठीक। ऑकवर्ड बैशफुल गुड को इवनिंग मैम। ऑकवर्ड बैशफुल होता है जैसे शर्मीला बच्चा है, मान लीजिए आपके सामने बैठा है और उसके वो आइसक्रीम खा रहा है या उसके शर्ट पे आइसक्रीम गिर गई तो कैसे शर्माता है। ये बड़ा भी हो सकता है ऑकवर्ड बैशफुल। जैसे एकदम कुछ गलती हो जाती है उस पर शर्म आ जाती है ना, वो ऑकवर्ड बिहेवियर पे अपने बैशफुल, वो अपने ऑकवर्ड बिहेवियर पे शर्माना, वो ऑकवर्ड बैशफुल होता है। हाँ जी मोमदी मैम, आप बोल रहे थे कुछ, बोलिए। हाँ जी मैम, जी मैम, मैं बता रही थी कि मतलब एज द चाइल्ड इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड नॉट लुकिंग एट यू, आपको लगा कि मतलब ये मेंटली रिटार्डेड हो सकती है। तो हाँ मतलब कहीं ना कहीं आपको लगा कि मतलब वो मिसप्लेस्ड, मतलब मेरे को थोड़ा वो आपके वो सेंटेंस से ही लगा कि जब व्हेन अ डॉक्टर कैन फील इट देन देयर शुड बी सम प्रॉब्लम इन द हाँ चाइल्ड। सो वेर आई थॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अरेस्टेड। एंड द थिंग इज कि क्योंकि ये एक अडॉप्टेड चाइल्ड है तो फिर पेरेंट्स ने ओवर पैम्पर्ड किया होगा, ओवर प्रोटेक्टिव होगी या फिर जाने नहीं दिया होगा। मतलब इट इज नॉट देयर इन द केस, बट स्टिल आई एम थिंकिंग व्हेन शी इज नॉट गोइंग इनटू द पब्लिक एंड नॉट मिक्सिंग अप विद द पब्लिक, तो यहाँ पर टिमिडिटी, बैशफुल तो है ही उसका नेचर, शाय है, टिमिड है, बैशफुल है। टिमिडिटी तो है, टिमिडिटी इन हाँ, चिल्ड्रन। यस मैम। द थिंग इज यहाँ पर क्या कर रही है वो, घर पर एडेप्टेबिलिटी उसकी कैसी है, अब्यूजिव हो जाती है, माटी तोड़ती है, पेपर फाड़ती है, इधर उधर बिखरा देती है, फिर पेपर जमाती है। एंड तो शी इज डूइंग वन ऑफ द अदर एक्टिविटी एट होम, कुछ ना कुछ एक्टिविटी, डिजायर एक्टिविटी मैंने वहां पे सोचा। नहीं, और एक्टिविटी तो केस में नहीं आया कुछ भी। अच्छा, कुछ भी नहीं आया, ओके, तो विल ड्रॉप दिस। तो विल आप ड्रॉप दिस। मैं भी ना आपको सीखती हूँ कैसे पकड़ना है। ये ना बहुत सिंपल केस है, जब मैं आपको बताऊंगी ना सिंपल सिंपल रूब्रिक्स पकड़, मतलब जो जो मैं बोल रही हूँ उसको पकड़ते जाओ, क्योंकि हम इसमें यस मैम। ज्यादा एनालिसिस का है नहीं है ये केस। अभी मैं आपको बताऊंगी तो आपको लगेगा इट इज सो सिंपल, क्योंकि आपने जैसे बोला ना, मेरे को भी यही फील आ रहे थे साइकोपिया का, लाइकोपोडियम का, बट जैसे पहले वाली मेडिसिन मैंने फील पे दी थी लाइकोपोडियम, तो वो मेरे इसमें मेरे को फील थी लेकिन मिक्स थी, मुझे बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो फिर मैंने रेपर्टराइज की। तो रेपर्टराइज करने से तो गुड डिफरेंट, इवनिंग मैम। उसका रिजल्ट जो था वो मैम अमेजिंग। हाँ जी, मैम मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Anurag sir, let me finish up. मैम I just want to say the ओके remedy ओके name. ओके मैम, ओके Yeah, yeah. ओके। Okay, I sum up with Biotica, ma'am. Then the second thought of Buforana, ओके but still I'm not sure. Thank you so much. ओके ओके। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी डॉक्टर अनुराग बताइए। मैम मैंने कुछ सेट ऑफ रूब्रिक लिए हैं। पहला एब्यूसिव, हाँ सेकेंड वन इज प्लेइंग अवर्जन टू प्ले चिल्ड्रेन इन एंड अच्छा, सिट इन नॉट कॉर्नर। ओके थर्ड वन इज स्टार्टिंग नॉइस फॉर्म, मतलब वो जो चौक जा रही थी आवाज से। टिमिडिटी बेसफुल एंड टिमिडिटी पब्लिक अबाउट रिपेयरिंग इन एंड अच्छा फूड एंड एक जनरल का रूब्रिक लिया है मैंने, स्वीट डिजायर जो आपने अच्छा। लिखा था हाँ हाँ बोला। तो मेरी ठीक ब्राइटा आ रही है, बाकी जैसे और भी लोग ना साइलिसिया या लाइको बोल रहे हैं, वैसे मैं भी सोच रहा था, बट ये ब्राइटा भी हो सकती है मैम, ठीक है, मेरे को भी जैसे उसको मैम देख के आशा की फील आ रही थी, मेरे को भी यही लग रहा था। हाँ जी, और कोई कोशिश करेंगे? अच्छा, ये आपको आपको टिमिडिटी तो लग रही है ना पक्का? टिमिड तो चाइल्ड पक्का लग रही है ना सबको? यस मैम। हाँ, तो ये टिमिडिटी इसकी कहाँ पर है? घर पे है? पब्लिक में। हाँ, नहीं नहीं, पब्लिक प्लेस में। तो हम ये वाला रूब्रिक तो हमारा पक्का हो गया ना, पब्लिक अपीयरेंस। ठीक है, हो गया। टिमिडिटी पब्लिक, ये वाला रूब्रिक पक्का हो गया ना?
हाँ जी, यस मैम। हाँ। और फिर उन्होंने क्या बोला कि ये बच्चों में भी नहीं घुलती मिलती, तो इसके लिए हमारे पास क्या रूब्रिक है? टिमिडिटी चिल्ड्रन टुवर्ड्स अदर। ठीक है, आप निकालो अगर रेपर्टरी है तो। टिमिडिटी इन चिल्ड्रन टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन, मतलब ये बच्ची जो है ये वैसे भी पब्लिक में भी ये शर्माती है और ये दूसरे बच्चों के साथ भी घुलती मिलती नहीं है। तो हमारे पास रूब्रिक है ये, टिमिडिटी इन चिल्ड्रन टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन। मिल गया सबको? हाँ जी, ठीक है। यस मैम। हाँ, फिर हमें डेफिनेटली मेंटली रिटार्डेड तो हमें लगी रही है, तो डेवलपमेंट अरेस्टेड हम लेते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट अरेस्टेड ले लिया हमने। ठीक, अच्छा। अब ये एब्यूजिव भी है, गाली भी दे देती है घर में, तो एब्यूजिव चिल्ड्रन भी ले लिया हमने। और स्टार्टिंग फ्रॉम नॉइस भी ले लिया। ठीक है, उन्होंने बोला था ना तेज आवाज से डर जाती है, तो हम स्टार्टिंग लेंगे, एकदम से चौंक जाना। फियर नहीं लेंगे, स्टार्टिंग लेंगे। डरती नहीं है, चौंक जाती है उस समय, तो ये स्टार्टिंग है। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला ये कागज फाड़ती रहती है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव भी है, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा रूब्रिक है, टीयरिंग थिंग्स। तो अब लगाइए क्या आ रहा है, तो ये फॉस्फोरस आएगी। ठीक है, तो शी इज फॉस्फोरस चाइल्ड। बिल्कुल देखने में कोई फील नहीं आ रहा था फॉस्फोरस का, लेकिन एक रेमेडी के बड़े सारे फेसेट्स होते हैं। बरियाटा काव के भी और फेसेट्स हो सकते हैं। हम हमेशा बरियाटा काव सैलिशिया को उसी में देखते हैं। अभी मैं डीडी करूँगी बच्चों का चिल्ड्रन रेमेडी का, तब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। लेकिन फील पे अगर मैं इसको देती तो वही मैं भी आपकी तरह बरियाटा काव सैलिशिया लाइकोपोडियम ऐसे ही सोच रही थी। बट फिर मैंने जब उसको रूब्रिक्स को क्लब किया तो फॉस्फोरस निकल के आई, और मैंने फॉस्फोरस 30 की उसको फरवरी में 3 डोज दी थी। उसके बाद से मैंने अभी तक रिपीट नहीं किए। तो उनका फॉलोअप में था कि वो उसकी जो पॉटी जो कीचड़ वाली थी वो भी ठीक हो गई है। अब ये जो इसकी एपेटाइट नहीं थी, ये खाना अब खुद से मांग रही है और अब खुश रहती है, खेलती है। और किसी ने बोला था ना एवर्जन टू प्ले, किसने बोला था सिट्स इन द कॉर्नर, ऐसा तो नहीं है कहीं पर भी कि सिटिंग इन द कॉर्नर, वो तो खेल रही है घर में ना। ये एक अलग ही फैसेट है फास्फोरस का। हाँ, नहीं तो फास्फोरस बच्चा क्या होता है, मुंह मानो सभी सब मिक्सअप हो जाता है ना, इवन के स्ट्रेंजर पर्सन से भी इमीडिएट हो जाता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट लगाकर उसके साथ मिक्सअप हो जाएगा। ये एक अलग ही फैसेट है। मैंने इसीलिए वाला केस रखा था कि ये बिल्कुल अलग फैसेट था, और मैंने भी इस केस से सीखा। और इससे रिलेटेड मेरे पास एक पीसीओडी का केस था कुछ साल पहले। वो यंग लड़की थी 20-22 साल की। वो भी जब आती थी तो बहुत ही शाई, मेरे से कभी नजरें नहीं मिलाती थी, बट वो मैं बहुत बार बहुत टाइम तक उसको सैलिशिया देती रही, बट उसको वही जैसे पीसीओडी में होता है, डिलेड होते हैं पीरियड्स, पर उसका रिजल्ट आ नहीं रहा था। फिर मैंने उसको एक बार पूछा था कि तुम्हारी नेचर ऐसी है, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, वो बोली नहीं मैं ऐसी हूँ, मतलब मैं वैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम में हर जगह। तो फिर बाकी सब चीज़ें फॉस्फोरस से मैच करी थी, तो फॉस्फोरस से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी अभी तक उसके। शी इज स्टिल इन टच विद मी फॉर सम अदर प्रॉब्लम, बट हर पीरियड्स आर परफेक्टली ऑलराइट। तो हम एक रेमेडी के बहुत सारे फेसेट्स हैं। ये केस मैंने आज इसीलिए आपके आगे रखा है क्योंकि मैंने भी इस केस से सीखा, एंड दैट गर्ल इज परफेक्टली ऑलराइट। दिस अभी ये वाला बच्चा जो है, मैंने अभी ये अभी आ ही रहे थे, एवरी वीक आई कॉल देम, तो अभी मैंने परसों दोबारा से इनको कॉल करके पूछा है कि वो बच्ची कैसी है। आपको किसी को कुछ पूछना, नहीं तो फिर हम रीडी करेंगे। आप बताइए अपने कुछ पूछना हो तो। जी बताइए अगर क्वेरी है किसी का। जी यस नो कुछ बोलिए, नहीं तो मैम आगे बढ़ते हैं फिर। okay. तो मैम ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, क्वेरी तो रही नहीं कोई। दोनों ही केस बहुत ही वंडरफुल मैम। थैंक यू। डॉक्टर प्रवीण आप वो लगा दीजिए पीपीटी। ओके मैम,
जी अब मैं फॉस्फोरस चाइल्ड को ही पहले डिस्क्राइब करूंगी, फिर हम थोड़ा करेंगे विद अदर चिल्ड्रन। Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। Very nice cases, ma'am. Explain very well different facet of FOS. पर अभी चांस मिला ही है आपसे, तो हमको थोड़ा काउंसलिंग का भी सिखा देना प्लीज। आप थोड़ा कुछ गाइड कर दो प्लीज। उसके लिए केवल आप सेशन रखेंगे। बट आई फील वेरी गुड व्हेन आई एम एबल टू हेल्प पीपल। मुझे लगता है हर होम्योपैथ को एक काउंसलर भी होना चाहिए, बिकॉज हमने इसका स्पेशली कोर्स किया था 1 ईयर का, तो दैट इज रियली, and I advise all of you to go for this course. You will understand better. Okay, ma'am. Thank you. You will understand better. Okay. Thank you, ma'am. प्रवीण सर आप लगा दीजिए पीपीटी। जी मैम, मैं लगा रहा हूँ। मैम देयर वाज समथिंग लाइक व्हाट शी वाज टेयरिंग थिंग्स, पेपर्स वगैरह टेयर कर रही है लेकिन वापस जुड़ा रही है, ऐसा कुछ बताया था ना आपने? आप देखो उसमें टीयरिंग थिंग्स में ना फास्फोरस है, डिस्ट्रक्टिव में भी। अभी मैंने सारे फास्फोरस चाइल्ड के जितने भी रूब्रिक्स है ना रेपर्टरी में, मैंने सब कलेक्ट करा, तो यू विल एबल टू नो एवरीथिंग अबाउट फास्फोरस चाइल्ड, यू विल नेवर फॉरगेट। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। आपका वे ऑफ टॉकिंग एंड वो भी बहुत अच्छा है, अच्छा है, नाइस, थैंक यू, थैंक तो यू। आप लोगों से सीखिए, आता ज़्यादा आप लोगों से फास्फोरस जो है ना, फास्फोरस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अभी जब मैं आपको बताऊंगी ना, देखो इसमें फास्फोरस का आपको सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे सिम्टम्स आपको इसमें नजर आएंगे, है ना? हाँ जी। जो वो फर्स्ट वाला केस था ना, जिसमें आप अभी माधुरी मैम कह रही थी उसकी काउंसलिंग, उसको मैंने एक्चुअली काउंसलिंग में ना हम रिफ्लेक्ट कराते हैं पेशेंट को कि उसको खुद अंदर से रियलाइजेशन हो। काउंसलिंग इज नॉट एडवाइजिंग, इट इज मेनली द रिफ्लेक्शन, एंड पेशेंट शुड थिंक अबाउट इट। जब उसको अपने मन से आएगा ना, जैसे मैंने उसको पूछा था कि तुम्हारी शादी होगी तो क्या क्या फायदा होगा तुम्हें ये बताओ, तो फिर उससे बोला था कि मेरे को पार्टनर मिलेगी, मेरी फैमिली बढ़ेगी। तो उसको दुकान बंद होने का था कि तुम कमा किस लिए रहे हो, तो खर्चा भी तो होगा, कमाओगे तो खर्चा, कमाते हम किस लिए कि हम खर्च कर पाएँ ज़रूरत पे, टाइम पे, है ना? तो ऐसे करके धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप होती है काउंसलिंग। हाँ जी, ये नज़र आ रहा है सबको पीपीटी? सर आप Yes, आगे ma'am. करते, हाँ जी आप आगे करते जाइए सर। आप फास्फोरस पर आ जाइए, क्योंकि वो, जी मैम। हाँ जी, इससे पहले आएगा। हाँ सेकंड केस में एक मिनट, सेकंड केस के रूब्रिक्स, एक मिनट, जी सेकंड केस के रूब्रिक्स आप एक बार दिखा दीजिए। इसमें ना टिमिडिटी चिल्ड्रन टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन, पब्लिक इन, स्टार्टिंग नॉइज फ्रॉम टीयरिंग थिंग्स अब्यूजिव, और डेवलपमेंट अरेस्टेड भी आप डाल लीजिए, वो भी आ जाएगा इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ, तो फास्फोरस जो है इट इज नॉन मेटल एलिमेंट, सॉफ्ट वैक्सी सॉलिड, ग्लोज इन डार्क, और ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है लाइट बियरर। ठीक है, तो हमें ब्लैक फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन प्योर फॉर्म, ये इसी फॉर्म में आता है, नेचर में एग्जिस्ट करता है। हाँ जी, नेक्स्ट आप करते जाइए। तो
मैं पढ़ देता हूँ आप, मैम। हाँ जी, आप पढ़िए, 1 मिनट पढ़ दीजिए मेरे लिए। It is sixth most abundant, constituting 1% of body weight. It works in close association with calcium. 85% of phosphorus is present in bones and remaining is found in cells, cell membranes, and extracellular fluids. It is integral compound of phospholipids, nucleic acids और ATP. अब मैं पढ़ देती हूँ नेक्स्ट। तो अब हम फॉस्फोरस का रोल क्या होता है, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए डॉक्टर साहब, प्रवीण सर। हाँ जी, तो नेक्स्ट में है बेनिफिट्स ऑफ फॉस्फोरस। क्या है कि इट, हम सबको ही मालूम है, इट कीप्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड इट हेल्प्स मेक एनर्जी। एटीपी में है तो इट एनर्जी स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है। फिल्टर आउट वेस्ट इन योर किडनीज, प्रोड्यूस डीएनए आरएनए, द बॉडी इज जेनेटिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। फिर बैलेंस एंड यूज विटामिन सच एज विटामिन बी एंड डी as well as other minerals like iodine, magnesium and zinc, और ये हमारी regulates nerves and muscles। तो नेक्स्ट, अब अभी आप जब देखोगे ना इसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो इस बच्चे में नजर आ रहे हैं डेफिशिएंसी के। तो डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस में आल्सो इनवाइट नमनेस, एंजाइटी, ट्रेमर्स, वेट लॉस एंड स्टंटेड ग्रोथ। इस बच्चे में है स्टंटेड ग्रोथ, ऑल्दो ये प्रीमेच्योर है, लेकिन प्रीमेच्योर बच्चे भी थोड़े ऐसे नहीं होते हैं, मैंने देखा है। नॉर्मल वेट के भी हो सकते हैं, माइलस्टोन्स सब बच्चों में ज़रूरी नहीं डिले हो, लेकिन इसकी बिल्कुल लग ही नहीं रहा था ये, इसके माइलस्टोन्स भी डिलेड और ये हाइट भी इसकी इतनी नहीं थी। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट, पर्टिकुलरली एज चिल्ड्रन व्हेन द मोस्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स एंड नीड्स टू हैपन रेगुलरली एंड विद द फुल बैकिंग ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। तो ये चाइल्डहुड में बहुत ज़रूरी है। फॉस्फोरस के मैंने थोड़ा सा ये भी करा है, रिच फॉस्फोरस रिच फूड्स कौन से, एग्स, ब्रेड, मिल्क, चीज़, सैल्मन, नट्स। तो हम अपने, मैंने बोला था हम अपने पेशेंट्स को भी, बच्चों को फॉस्फोरस की ये सब। नेक्स्ट कर दीजिए स्लाइड, नेक्स्ट प्रवीण सर, नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। जी हो गया है मैम, नहीं आया अभी, हाँ चलिए ठीक है। अब फॉस्फोरस चाइल्ड, आपको ये ऊपर ये क्या दिख रहा है, येलो जो है ना, ये स्पॉन्ज, ठीक है। तो हमने शायद फर्स्ट या सेकेंड ईयर में फॉस्फोरस पढ़ी थी, हमारे डॉक्टर वीके गुप्ता सर थे, उन्होंने हमें पढ़ाई थी। तो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने बोला था कि फॉस्फोरस एज अ पर्सन इज स्पॉन्ज लाइक। जैसे स्पॉन्ज जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके ऊपर पानी डालो, कहीं भी पानी बिखरा हो, आप स्पॉन्ज लगाओगे तो सारा पानी सोख लेगा, और फिर उसको निचोड़ोगे तो वापस सारा पानी निकाल देगा। तो फॉस्फोरस इज लाइक स्पॉन्ज, इट एब्जॉर्ब्स एंड रेसिप्रोकेट्स। तो जो फॉस्फोरस का चाइल्ड है वो भी ऐसे ही है, वो सारी, अब उसमें चाहे वो अपने एक्सटर्नल इंप्रेशंस हो गए, चाहे उसका अफेक्शन हो गया जो बाहर से मिल रहा है, ठीक है, उस सब को एब्जॉर्ब करता है। तभी हमारे मन में जो है वो एक इमेज है फॉस्फोरस की, वो बहुत ही अफेक्शनेट है, अगर वो ड्रॉ करता है अफेक्शन को, ठीक है ना। और स्पॉन्ज लाइक है। और प्रिकॉसिटी, इसमें देखिए फॉस्फोरस में ना, वैसे हर रेमेडी में हमें ऑपोजिट्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसमें भी ऑपोजिट है, ये प्रिकॉसिटी भी है इसमें। ऑल्दो इसमें डेवलपमेंट अरेस्टेड है, लेकिन प्रिकॉसिटी भी है। प्रिकॉसिटी क्या होती है कि एज से पहले चेंजेस आ जाना बॉडी में, या समझदार बच्चा ज्यादा है, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है, हेलो, या अपनी एज से ज्यादा समझदार है, या उसका फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी हो रहा है, गर्ल में जल्दी से चेंजेस आ रहे हैं एडोलसेंस में, अभी उसकी एज नहीं है, 7-8 ईयर्स में ही चेंजेस आ रहे हैं, पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, उसको भी हम प्रिकॉसिटी में लेंगे। या फिर वो इतना छोटा बच्चा है लेकिन वो समझदारी की बातें कर रहा है, वो भी प्रिकॉसिटी है, ठीक है। तो ये सेंसिटिव चाइल्ड है और इम्प्रेशनेबल है। स्पॉन्ज है तो आसपास की एक्सटर्नल जितने भी इम्प्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा, आसपास क्या हो रहा है, कोई अगर खुशी है तो खुश हो रहा है, उसको अपनी सेंसिटिविटी से वो अपने सराउंडिंग्स के लिए इतना अवेयर है कि वो सब अपने अंदर वो परसीव करता है सब कुछ। और इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में क्या है, जैसे
जैसे हम हम बोलेंगे कि एक बच्चा है, जैसे मैं बच्चों के लिए ऐसे पूछती हूँ बच्चों के केस में कि उसकी क्लास में कोई बच्चा अगर कोई परेशान हो, उसको डांट पड़ी हो, तो वो बच्चा जो है ये भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव और इम्प्रेशनेबल है, ठीक है। और मैम को जाके बोलेगा, या घर में अगर बहन भाई को डांट पड़ रही होगी तो बोलेगा कि इसको क्यों मारा, इसकी क्या गलती थी। तो ऐसे वो उसको इनजस्टिस, उसको लगता है कि ये क्यों हो रहा है, इस बच्चे ने तो गलती नहीं की, तो उसको दुख होता है इन चीज़ों को देख के, ठीक है ना। तो हम इसमें इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी इसको ले लेंगे। और नेक्स्ट ये क्या है, हाँ, इसमें फॉस्फोरेसेंस है। तो एक मिनट, स्पॉन्ज लाइक में जैसे एक मिनट मैं थोड़ा इसको और बताऊंगी। स्पॉन्ज लाइक में जैसे है कि रिसीव्स अफेक्शन एंड रेसिप्रोकेट्स अफेक्शन, ठीक है ना। अब फॉस्फोरस के बच्चे को प्यार करोगे ना, वो भी पलट के आपको किस करेगा। यहाँ पर ये पल्सटिला से फर्क है। पल्सटिला वाले को कैरेसिंग चाहिए, वो प्यार करवाएगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो भी आपको किस करे। तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकेट करता है लव को। आप उसको प्यार कर रहे हो, वो भी आपको प्यार कर रहा है, आप उसको किस कर रहे हो, वो भी आपको किस कर रहा है, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट स्लाइड में ये फॉस्फोरेसेंस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। आपने फ्लोरेसेंस वर्ड सुना हुआ है? फ्लोरेसेंस एक वर्ड होता है, फ्लोरेसेंस। अंधेरे में चमकता नहीं। हाँ जी, हाँ, उसके स्पार्कलिंग होती है, चमकदारपना जो होता है ना फॉस्फोरस का। ये इसमें क्या फर्क है? ये भी स्पॉन्ज लाइक कैसे है फॉस्फोरेसेंस में और फ्लोरेसेंस में क्या फर्क है, कोई बताए मुझे। फ्लोरेसेंट लाइट्स नहीं लगी होती रोड पे? फ्लोरेसेंट लाइट्स लगी होती है ना, आपने देखी होंगी। रोड के लगी होती हैं, रोड्स पे आप गाड़ी लेके जाते हो तो दूर से वहां पे चमक जैसे लाइट पड़ती है तो वो चमकती है। मैम ये लाइट रिफ्लेक्ट करता है। हाँ, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। फ्लोरेसेंट भी जो होता है मटेरियल, वो भी लाइट रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि इससे आपको समझने में बहुत मजा आएगा फॉस्फोरस को। फ्लोरेसेंस लाइट रिफ्लेक्ट इमीडिएट करता है एंड फॉस्फोरेसेंस थोड़ा सा डिले रहता है। वेरी गुड, दिस इज एग्जैक्टली द डिफरेंस, है ना। तभी वो इम्प्रेशनेबल है, वो एकदम से नहीं रिएक्ट करता, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और अगर लाइट जैसे फ्लोरेसेंट में तो होगा, लाइट जब तक रहेगी तब तक वो शाइन करेगा, और फॉस्फोरेसेंस मटेरियल जो होगा वो लाइट के बाद लाइट हटा भी देंगे, वो थोड़ी देर बाद तक भी शाइन करता रहेगा, फ्लोरेसेंट करता रहेगा। तो सही है ये। तो एक्सिलरेशन है इसके अंदर। एक्सिलरेशन क्या होता है, मैंने इसमें लिख दिया मीनिंग। एक्सिलरेशन में हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट दोनों होते हैं। वो बच्चा हैप्पी भी है, एक्साइटमेंट के साथ हैप्पी है। सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि एक्साइटमेंट क्या होता है, एक्साइटमेंट जो है वो गुस्से में भी एक्साइटेड हो सकता है, वो शॉक में भी एक्साइटेड हो सकता है ना। तो एक्सिलरेशन में वो हैप्पीनेस, एक्सिलरेशन का मतलब ये है कि हैप्पीनेस प्लस एक्साइटमेंट, ठीक है। जैसे कोई भी उसको अगर मार्केट जाना है, बड़ा खुश हो गया और एक्साइटेड हो गया, नए कपड़े आ गए हैं, उसमें भी एक्साइटेड हो गया, खुश हो गया, ठीक है ना। तो फिर क्या है, फ्लैटरिंग एंड सेड्यूसिंग बिहेवियर। एक्सिलरेशन, तो ये फ्लैटरिंग एंड सेड्यूसिंग बिहेवियर क्या है। फ्लैटरिंग क्या होता है, मक्खन लगाना, है ना। मम्मी को मक्खन लगाएगा, मम्मी आप कितने अच्छे लग रहे हो, आपने कितना अच्छा खाना बनाते हो, ठीक है। जरूरत से ज्यादा तारीफ करना, चापलूसी करना, ना, वो फ्लैटरिंग होता है। और सेड्यूसिंग क्या होता है, एनीबडी? सेड्यूशन मींस एक नशा जिसमें सेड्यूसिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। हाँ मैम सेड्यूसिंग में थोड़ा सेक्सुअल एनोटेशन होता है। हाँ, बट इट इज नॉट ऑलवेज इन सेक्सुअल कॉन्टेक्स्ट, नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो सेड्यूसिंग का मतलब होता है इन्फ्लुएंसिंग समवन टू डू समथिंग दे वुड नॉट अदरवाइज डू,
मतलब आप ऐसे किसी को इन्फ्लुएंस करो कि वो वैसे नहीं करेगा, लेकिन आप उसको इन्फ्लुएंस से करा लोगे, ठीक है, टू मेक समवन फील अट्रैक्टिव टू यू। तो ये अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करता है फॉस्फोरस, ये कितना चार्म करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है ना। और फिर क्या है, हाइपर एक्टिव, और ये हाइपर एक्टिव बच्चा भी है, जैसे वो बच्ची खेलती रहती है, खैर वो उसमें उतनी हाइपर एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फॉस्फोरस का जो बच्चा है वो हाइपर एक्टिव है, उसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी आएगा आपके क्लिनिक में। हम अक्सर सोचेंगे कि ये ट्यूबरक्लेनम है या टेरेंट्यूला है या कुछ और रेमेडी के बारे में सोचेंगे जो जिसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी है, एक चीज़ हाथ लगाई दूसरी चीज़ हाथ लगाई, है ना। तो हम फॉस्फोरस के बारे में ऐसे कम सोचते हैं, बट लेकिन फॉस्फोरस का भी जो बच्चा है वो हाइपर एक्टिव है, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो एक्सिलरेशन में भी है, इसलिए वो एक्साइटेड भी है, वो जोश से भी भरा हुआ है, ठीक है। उसको एक्सिलरेशन में जैसे उसको नए कपड़े लेने हैं तो वो भी उसको जोश आ रहा है, वो फॉपिश में भी है, फॉस्फोरस फॉपिश में भी है, अच्छे अच्छे नए नए फैशनेबल कपड़े पहनने का शौक, ठीक है। तो अभी पीछे ठीक है, और इसलिए वो हाइपर एक्टिव है, इसलिए रेस्टलेस भी है, एक जगह नहीं टिक के बैठेगा, खेल रहा है इधर उधर बैठा हुआ है, खेलेगा भी नहीं तो भी बेचैन, क्योंकि हाइपर एक्टिव है, उसको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी लगानी है। तो ADHD के बच्चे जो हमारे पास आते हैं, मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो हम उसमें यही ना सोचें कि सिर्फ हमें उधर ही जाना है, स्ट्रेमोनियम या ट्यूबरक्लेनम या जो है वो लैकोसिस ना, तो हम फॉस्फोरस के बारे में भी सोचें, हाइपर एक्टिविटी में, ठीक। नेक्स्ट, अब टिमिडिटी का बहुत सारे इसमें रूब्रिक्स है ना, क्योंकि ये हम फॉस्फोरस को बहुत कम टिमिड समझते हैं, हम तो ये समझते हैं बड़ा मिक्सिंग है बच्चा, सबके साथ मिल जाता है, लेकिन ये शर्माता भी है, ठीक है ना, पब्लिक प्लेसेस में, घर में नहीं, पब्लिक प्लेसेस में और दूसरे बच्चों के साथ, टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन आल्सो। और क्या है, केयर एज डिजायर, अब इसको प्यार भी करो, ये रेसिप्रोकेट भी करेगा। फिर क्लिंगिंग टू मदर एंड होल्ड्स, विल ऑलवेज होल्ड द हैंड ऑफ मदर। क्यों? क्योंकि इसको पीछे ये लगता है फियर समथिंग विल हैपन टू द पेरेंट्स। ये फॉस्फोरस चाइल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग एक सिम्टम है, जिसमें कि फॉस्फोरस इज द ओनली रेमेडी, जहां पर उसको डर लगता है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए, ठीक है। एंड ही कैनॉट स्टे अलोन, ही डिजायर्स कंपनी, क्योंकि हमें मालूम है डार्कनेस में, अकेले में उसको डर लगता है। बट ये मैंने देखा चिल्ड्रन में ये वाला फियर नहीं है, बट नेचुरली वो हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको फियर ऑफ डार्कनेस या फियर ऑफ बीइंग अलोन आएगा, लेकिन उसको कंपनी अच्छी लगती है। डर उसको क्या है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हो ना जाए। फिर क्या है, डिस्ट्रक्टिव चाइल्ड, डिस्ट्रक्टिव है फॉस्फोरस का बच्चा जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है। जैसे कि नए खिलौने आएंगे, पेरेंट्स बताते हैं जैसे नया खिलौना आता है हमारा बच्चा एक दिन में भी नहीं उसको संभाल के रखता, फटाफट उसको तोड़ता है, खोल खोल के देखता है इसमें क्या है, ठीक है ना, और कहना नहीं मानता, कुछ भी बोलो, डिसोबीडियंट चाइल्ड है ये। और क्वारलसम भी है, लड़ाई झगड़ा करता है, छीना झपटी करेगा, एब्यूजिव, गाली भी दे सकता है, और शेमलेस। कुछ बच्चे होते हैं वॉशरूम में से थोड़े, जैसे उनको समझ आती है तो वॉशरूम में से अपना टॉवल रैप करके आएंगे, लेकिन ये ऐसे ही चलाएगा, ठीक है। और एंगर इसके अंदर है, बट एक इतना इंपॉर्टेंट इसका रूब्रिक है, एंगर बट अपीज्ड इजीली। अपीज्ड का मतलब होता है इसको हम खुश कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसे मान जाएगा, ये गुस्सा होगा, इसको आप मनाओगे तो ज्यादा देर नहीं लगाएगा गुस्से में, ऐसे नहीं कि पूरा 3-4 घंटे लगा रहा है या रो रहा है बहुत देर तक। तो ये अपीज्ड इजीली में सिंगुलर है, ये बहुत जल्दी से शांत हो जाएगा, जल्दी से मान जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाँ, फिर इसमें है डेवलपमेंट अरेस्टेड। इसमें डेवलपमेंट अरेस्टेड में सब आ जाएगा, मेंटली रिटार्टेड भी है, क्योंकि डल भी है, डलनेस इन स्टडीज, देर से याद होता है उसको या याद ही नहीं होता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है अपनी पढ़ाई पे। सर नीचे वाला कर दीजिए, नीचे वाला,
जी मैम। जैसे ये 10 इयर्स की बच्ची है और क्लास 1 में पढ़ रही है सिर्फ, है ना, और इसका तो डेवलपमेंट तो है ही, इसका अरेस्टेड इसमें बिल्कुल था ये। और ये फूलिश बिहेवियर भी करते हैं बच्चे। कैसे करेंगे? या तो अपने नेल्स बाइट करेंगे या मुंह में उंगली डालेंगे, ठीक है ना, और शेमलेस जैसे बताया। फिर इनडिफरेंस, इनडिफरेंस कैसे आएगा? जैसे कोई बैठा हुआ आ गया टॉवल बिना लपेटे, शेमलेस, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस चिल्ड्रन में भी फॉस्फोरस इज द सिंगुलर रेमेडी, ठीक है। और फियर मुझे 2 ही मिले। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट लगा दीजिए। हाँ, फियर ऑफ कफिंग एंड फियर ऑफ कफिंग विद ब्रोंकियल कटाव। पर ऐसा नहीं है कि हमें फियर ऑफ डार्क या फियर ऑफ बीइंग अलोन मिले तो हम फास्फोरस नहीं देंगे। लेकिन चिल्ड्रन रूब्रिक्स में अगर हम लेबोरेटरी में देखेंगे तो फियर में सिर्फ ये 2 ही रूब्रिक्स आते हैं। तो अब इतना फास्फोरस चाइल्ड के बारे में सबको क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना हो तो रिपीट द डोजेस फॉर देम। हाँ जी। आपको जब एक कोई मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड आता है आपके पास, हाँ। हाउ डू यू रिपीट द डोजेस? मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे में ना आपको इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस। बहुत टाइम तक आपको चेंज करना पड़ता है। मैं तो हमेशा लो से स्टार्ट करके हाई में जाती हूँ। मैं इन वाले केसेस में एकदम हाई नहीं देती हूँ और धीरे धीरे चेंज आते हैं। ऐसे में ऑटिज्म के भी केसेस हैं जो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और सिर्फ अगर आप ऑटिज्म लेके उस चाइल्ड का पूरी पर्सनालिटी को आप स्टडी करके फिर आप दो रेमेडी और धीरे धीरे फिर डोज बढ़ाते जाओ। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई से फिर आपको लो में भी आना पड़ता है कभी कभी। इतना हो गया सबको क्लियर? यस मैम। किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर आगे मैं डीडी करूं। लाइको के जो रूब्रिक्स आपने शेयर किए थे पीडीएफ में, एक बार देखना था वो आपको सर कर देंगे। सर आप ग्रुप में डाल देंगे। मैं नहीं तो ना ग्रुप में डाल देंगे। हाँ जी ओके सर, थैंक यू सर। डाल देंगे, नहीं तो मैं स्लाइड्स को ग्रुप में सर शेयर कर देंगे आपसे। जी मैम। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग श्वेता मैम, बताइए। बहुत बढ़िया केसेस है मैम, बहुत अच्छी लर्निंग हुई। मुझे ये पूछना है मैम, जैसे आपने भी बोला ना कि हाई से लो पे जाते हैं, तो मैंने कभी ये वाला नहीं किया है, तो आप इसका थोड़ा इंडिकेशन बताइए कि कब हमें हाई से लो पे जाना है धीरे धीरे, वो थोड़ा सा बताइए। जनरली हम लो से मैंने देखा है कभी कि जैसे आप ग्रेजुअली हर कोई लो टू हाई जाता है ना, फिर आपको कभी लगता है कि आप हाई पे हो और वो आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन रेमेडी स्टिल इंडिकेटेड। वो तब आपको लगता है वो रेमेडी वही की वही आ रही है, आपकी रेमेडी नहीं चेंज हो रही, वही सिम्टम्स आ रहे हैं। तो फिर मैं लो पे करके देखती हूँ, तो या मैं 6 में चली जाती हूँ या मैं 30 में चली जाती हूँ, तो फिर मुझे आ जाता है रिस्पॉन्स वहाँ पर जो मेरे को। एलएम नहीं यूज करते आप? एलएम मैंने नहीं किया, एलएम कभी मेरे पास नहीं है। 6 तक है, 6 और 30, 200, 1M, 10M मैं इतना ही करती हूँ। वो तो फिर मैम ये ऐसे होगा ना, जैसे हम फिजिकल पे देखते हैं, लाइक हमें लग रहा है कि मेडिसिन तो यही है, लेकिन हमने हाई पोटेंसी दे दी, नहीं वर्क कर रही, तो हमें लग रहा है फिजिकल पे है या पेशेंट की वाइटलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो हम लो देते हैं, वैसे ना मैम? हाँ बिल्कुल। ओके, बाकी हाई टू लो वाला फ्लो नहीं पता मुझे। जनरली लो से स्टार्ट करते हैं। आप करके देखना श्वेता मैम, मैंने करा है और मैं अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस करती हूँ, तो हम लोग करते हैं हाई में वो एक रिजल्ट आके रुक जाता है और फिर लगता है कि यही रेमेडी है, बार बार यही आ रही है, क्यों नहीं आ रहा हाई से, तो फिर लो में आ जाओ आप, तो आ जाता है। ये आप लोगों को यहाँ पे सब लोग एक्सपीरियंसेस हो। मैम अगर हम लो पोटेंसी करते हैं तो रिपीटेशन करना पड़ेगा या फिर वैसे ही देना है? हाँ जी मैम, दोबारा बोलिए। मैम अगर हम लो में आते हैं, पेशेंट 30 से हम 200 से 30 में आते हैं, तो रिपीटेशन करना पड़ेगा? वो तो जैसे जैसे आपका केस रिस्पॉन्ड करेगा वैसे वैसे।
कभी कभी 30 आपको रिपीट करनी है, फिर आपको देखना है एक्शन। क्योंकि माइंड मेथड के हिसाब से हमारा प्रिस्क्रिप्शन किसी और तरह का होता है, क्लासिकल में हम थोड़ा कुछ अलग तरीके से भी करते हैं। तो मैं सारे केसेस तो नहीं कर पाती हूँ माइंड से, कुछ क्लासिकल से भी होते हैं। मैम तब सिंगल डोज देना होता है कि फ्रीक्वेंट देना पड़ता है? नहीं, मैं जैसे मैंने इस केस में 30 की सिर्फ 3 डोज दी थी, बिकॉज आई वॉज श्योर मेरे सारे रूब्रिक्स कवर हो रहे थे। तो कभी कभी मैं 2 या 3 दिन के लिए भी दे देती हूँ, कभी कभी मैं सिर्फ 1 डोज भी देती हूँ। कभी कभी मैं कब मुझे चांस मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। जो मेरा फर्स्ट केस था जो मैंने माइंड टेक्निक से किया था, वो मैंने 1 ही डोज दी थी उसको फिर मैंने 30 की 1 डोज को 2-3 महीने बाद फिर 200 किया था। तो उसका अमेजिंग रिजल्ट था। दैट मोटिवेटेड मी टू स्टडी माइंड मेथड। वो वोकल नोड्यूल का केस था, वोकल कॉर्ड नोड्यूल का, और उस इंसान की, उस पेशेंट की वॉइस बिल्कुल होर्स थी, एकदम बिल्कुल निकल नहीं रही थी जब वो मेरे पास आया था। तो उसने मुझे बोला कि ये मैं सब टेस्ट करा के आया हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर को दिखा के आया हूँ। टेस्ट तो क्या, डॉक्टर को दिखा कर आया हूँ और डॉक्टर ने मुझे बोला है कि इसका ऑपरेशन होगा। अब मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। तो उसने मैंने पूछा कि ऑपरेशन क्यों नहीं कराया, तो उसने बोला कि जितनी आवाज़ है वो भी ना चली जाए। तो इस पे उसको फियर बिट्रेड ऑफ बीइंग पे सिर्फ हायोसाइमस 30 से शुरू किया था 8 डोज, क्योंकि वो कोर ही यही था। बाद में जब मैंने स्टडी किया तो वो था बेड डिजायर टू रिमेन, इनकी नहीं करा रहा, टेस्ट भी नहीं करा रहा, जाना भी नहीं चाह रहा डॉक्टर के पास, जो कंडीशन है उसी में रहना चाह रहा है। तो कभी कभी ना एक क्या होता है, एक सिम्टम आपका पूरे केस में, एक सिम्टम ही उसके अराउंड ही सारी मेडिसिन घूम रही होती है। तो अब जैसे वो फर्स्ट वाला केस था, वो इरेजोल्यूशन एवरेज फॉर्म में ही घूम रही है सारी मेडिसिन, जिसमें लाइकोपोडियम सिंगल मेडिसिन है। वो तो खैर तब मैंने फील्ड पे दिया था, लेकिन आप अगर देखो और इसको ही हम सबसे पहले पकड़ लें, जैसे डॉक्टर संदीप ने पकड़ा, अगर उसको ही पकड़ लें तो फिर सब कुछ उसके आसपास है। तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि एक, जैसे हम लोग आज से जब हमने पास आउट किया था 84 में, तो हमें यही सिखाया था कि आप एलिमिनेटिंग रूब्रिक ढूंढो, क्योंकि इतने सारे रूब्रिक्स होते थे ना, तो आप कैसे करोगे। तो एक ऐसा एलिमिनेटिंग रूब्रिक जो इतना इंपॉर्टेंट है कि जिसके अराउंड, जिसको आप छोड़ नहीं सकते, जिसके अराउंड सारी जो है वो पिक्चर घूम रही है। तो अभी मैं यही सीख रही हूँ कि मैं कोर ढूंढूं, कोर क्या है, और आप लोगों से सीख रही हूँ बहुत कुछ सीख रही हूँ आप लोगों से, यंग बच्चों से बहुत सीख रही हूँ, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, एंड इट इज़ रियली अ ग्रेट लर्निंग। मज़ा आ रहा है। ऐसे लगता नहीं है कि माइंड टेक्निक से आप वोकल कॉर्ड नोड्यूल ठीक कर लोगे, या आप जेनाइटल वॉट्स ठीक कर लोगे थुजा के अलावा, या नाइट्रिक एसिड या सबाइना के अलावा, आप सोच नहीं सकते। बट अमेजिंग। चलिए आगे बढ़े। तो ये ना मेरे चार्ट में आपके मन में कौन कौन सी सिमिलर रेमेडीज आ रही हैं? हेलो, आपके मन में कौन कौन सी इससे सिमिलर Beta and Silicia phosphorus was coming in the mind. फॉस्फोरस तो है ही ना, फॉस्फोरस तो है। फॉस्फोरस से सिमिलर आपको क्या लगता है? टिमिटी तो उसमें भी होती है ना, स्लेशिया और लाइको में भी, दोनों में होती है, सिमिलर है टिमिटी। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं केस निकालूं, एक सेकेंड। इसके सिमिलर ना आएंगी। देखो, अगर हम टिमिडिटी चिल्ड्रन में लेंगे ना, टिमिडिटी इन पब्लिक प्लेसेस में, तो हमारे पास, क्योंकि ये सिर्फ टिमिडिटी नहीं है, क्योंकि घर में तो टिमिड नहीं है, ये स्पेसिफिक टिमिडिटी है इसकी पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक में है ना। तो पब्लिक में हम देखेंगे तो लाइकोपोडियम भी है, साइलिशिया भी है, और कार्बोवेज भी है, लैक्टोसिस भी है, वीडोराइनम, फिर मतलब ये पास आ रही है। खैर वीडोराइनम तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हमको इससे और फिर अगर हम ये देखेंगे टीयरिंग थिंग्स,
तो टीयरिंग थिंग्स में भी लाइको भी है, नक्सवामिका भी है, नैट्रोम्यूर भी है, कार्बोवेज भी है। तो मेरे को जो इसकी आ रही थी ना सिमिलर मेरे हिसाब से, जैसे साइलिशिया भी आ रही थी, पल्सिटिला भी इसके सिमिलर है, बेरियाटा का भी जैसे आपने बोला, ठीक है ना। तो साइलिशिया जो है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लाइकोपोडियम और साइलिशिया ज़्यादा क्लोज आती हैं, ठीक है ना। मुझे थोड़ी थोड़ी ये कार्सिनोसिन से भी हम सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी टिमिडिटी है, ये है कार्सिनोसिन में भी टिमिडिटी टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन। एक मिनट, इन चिल्ड्रन टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक था, तो मैंने थोड़ा सा डीडी किया है इसको। साइलिशिया से अगर हम करेंगे तो फॉस्फोरस में ना फॉस्फोरस ना बिल्कुल भी इमेज कॉन्शियस नहीं है, ना ही उसको किसी के ओपिनियन की परवाह है। जैसे साइलिशिया है ना सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, और जो साइलिशिया है वो इंटेलिजेंट बच्चा भी है। वो मैंने जैसे मैं बच्चों में ना खासकर पूछती हूँ कि पेरेंट्स से पूछती हूँ कि ये अगर मुझे साइलिशिया कंफर्म करनी होती है तो मैं पूछती हूँ कि जब लिखती है तो ये कैसे लिखती है। जैसे इसको अपना एक पेज लिखना है, इसको राइटिंग कर रही है, इंग्लिश का कुछ सेंटेंस लिख रही है, तो बताते हैं ठीक है ये ना अगर साइलिशिया का चाइल्ड होगा तो पेरेंट्स बताएंगे जैसे अगर ये आई भी बनाएगी ना तो उसके ऊपर बिंदी अगर ठीक से नहीं होगी तो ये उसको मिटाएगी बार बार। तो जब तक एक फिक्स इतना सुंदर ना लगे देखने में, जब तक ये करेगी तब तक ये मिटा मिटा के लिखती जाएगी और पेज भी फाड़ेगी जब तक इसको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैंने अच्छा लिखा है। तो क्यों है उसको? क्योंकि उसको एक ओपिनियन चाहिए। जो साइलिशिया है वो इमेज कॉन्शियस है कि मुझे तो तारीफ मिलनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। और वो बड़ी प्रॉपर भी है साइलिशिया, इसलिए क्योंकि वो लिखेगी भी इतना अच्छा, हर काम प्रॉपरली करेगी, मिटा मिटा कर लिखेगी, ठीक है। और साइलिशिया में ना एक रूब्रिक है राइटिंग इनएबिलिटी, ये भी है। देखो ऑपोजिट है एकदम, लिखती भी बड़ा साफ है और राइटिंग इनएबिलिटी, लर्निंग टू राइट। इसमें सिर्फ दो ही रेमेडीज हैं, कॉस्टिकम एंड साइलिशिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट फेज मिल गया हमें देखने को। एक तरफ जो है इतनी पर्टिकुलर है कि सजा सजा के लिखेगी, और एक तरफ उसको लिखना नहीं आता, राइटिंग इनएबिलिटी है, ठीक है। और टू प्रॉपर चिल्ड्रन, टू प्रॉपर में इसके साथ दो रेमेडीज और आती हैं, कालिका और ट्यूबरक्लेनम, ठीक है। टू प्रॉपर इन चिल्ड्रन, हर टू प्रॉपर का क्या मतलब होता है? हर चीज को फास्टिडियस से फर्क होता है प्रॉपर। फास्टिडियस जो है ना वो आपको भी दिखेगा, हाँ साफ काम कर रहे हो, फास्टिडियस अपने लिए है, अपनी सफाई का ध्यान। टू प्रॉपर मतलब जैसे हम कहते हैं ना, ये डू दिस थिंग प्रॉपरली, राइट प्रॉपरली, तो वो प्रॉपर करना हर चीज को। तो चिल्ड्रन प्रॉपर में तीन रेमेडीज है हमारे पास, साइलिशिया, कालिका और ट्यूबरक्लेनम। तो कालिका तो मुझे लगता है बड़ा उसको कन्फर्मिज्म है, रिजिडिटी है। ट्यूबरक्लेनम पता नहीं क्यों करता है, शायद मैनिपुलेटिव है ट्यूबरक्लेनम, वो सुंदर लिखता है, प्रॉपर है, हर काम प्रॉपर इसलिए कर रहा है क्योंकि मैनिपुलेटिव है, कुछ चाहिए होगा, ठीक है। और एक साइलिशिया का बच्चा और क्या होता है कि उससे प्यार से भी बात करो तो रोएगा, उसमें भी सिंगल है साइलिशिया, ठीक है। ठीक है, व्हेन काइंडली स्पोकन टू ऐसे करके एक रूब्रिक है। वीपिंग है शायद, व्हेन काइंडली स्पोकन टू इवन, तब उससे प्यार से भी बात करोगे तो भी रोएगा वो। और जिद्दी तो है ही, और इंटेलिजेंट है, टू प्रॉपर है, ठीक है। और पल्सिटिला से अगर हम करेंगे तो पल्सिटिला जो है वो पल्सिटिला डिजायर्स टू बी केरेस्ड, उसको तो प्यार ही चाहिए, वो जरूरी नहीं है कि आपको पलट के प्यार करे। तो थोड़ा फॉस्फोरस से यहाँ पर ये डिफरेंस आ जाता है। और पल्सिटिला हम सबको मालूम है मैनिपुलेटिव है, पल्सिटिला में डेवलपमेंट अरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और दूसरे बच्चों के साथ भी टिमिड नहीं है वो। she can play with other children, she may be timid in public but she can play with other children very nicely, वहाँ पर timidity नहीं है उसकी। और क्या आ रहा है हमारे पास? लाइकोपोडियम का जो चाइल्ड है वो लाइकोपोडियम का बिल्कुल ही डिफरेंट है,
लाइकोपोडियम में उसको भी अपनी इमेज की कोई मतलब नहीं है। वो बाहर बहुत बड़ा उसकी इमेज अच्छी बनी हुई है, घर में वो बुरी तरह से बिहेव करता है, लड़ाई भी करता है, ठीक है, और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। लाइकोपोडियम बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ घबराएगा, स्टेज पर नहीं जाएगा साइलिशिया की तरह, ठीक है, और पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्रोग्राम्स में। तो साइलिशिया का लाइकोपोडियम का चाइल्ड इसलिए थोड़ा टिमिड है। और लाइकोपोडियम का जो बच्चा होता है वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने में टिमिड नहीं है। he or she can play with other children. तो कार्सिनोसिन का भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्सिनोसिन जो है वो भी क्रिटिसिज्म के लिए सेंसिटिव है, ओपिनियन, उसको भी दूसरों के ओपिनियन बहुत मैटर करता है, सेंसिटिव टू रेप्रीमेंड्स है, डांटो तो नाराज होगा। और वहाँ पर कार्सिनोसिन में पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा। ये हिस्ट्री मिल जाएगी हमें कि पेरेंट्स बहुत दबा कर रखते हैं, और हिस्ट्री ऑफ डोमिनेशन मिलेगा। और कॉजलेस एंगर में भी कार्सिनोसिन है, बिना बात के गुस्सा करते हैं। कार्सिनोसिन में भी बहुत सारे शेड्स हैं ऑपोजिट, और मैं जब स्टडी करने बैठी तो मुझे लगा कि कार्सिनोसिन में बच्चों के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम मैम कैलकेरिया फॉस आई नीडेड अ डीडी विद। कैलकेरिया फॉस का जो बच्चा है ना, हाँ, ये कैलकेरिया फॉस भी आती है नज़दीक, बट ये कैलकेरिया फॉस जो है, अभी पीछे मैं एक बच्चे को दे रही थी, क्योंकि वो बच्चा ना पूरे 1 साल से स्कूल नहीं जा रहा था। तो एवर्जन टू स्कूल में हमारे पास कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया काब और 2-3 और रेमेडीज़ हैं। तो क्योंकि उसको घर में खेलने का मन करता रहता था, अम्यूजमेंट डिज़ायर में है, एवर्जन टू स्कूल में है, तो लेकिन कैलकेरिया फॉस का जो बच्चा है ना, वो पब्लिक में दूसरों के सामने वो टिमिड नहीं है, बच्चों के साथ है टिमिड, ठीक है, और उसमें वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ठीक है, और वो जो है इसकी तरह वो पेपर नहीं फाड़ेगा, और उसके अंदर वो फियर भी नहीं होगा कि नॉइज से डर रहे हैं। थैंक यू मैम। कार्बोवेज का मैंने पढ़ा कि कार्बोवेज का बच्चा मोस्ट अफेक्शनेट बच्चा होता है, हालांकि मैं इस फॉस्फोरस को समझती थी, क्योंकि कार्बोवेज भी यहाँ बहुत ही पास में आ रही है। कार्बोवेज में भी टिमिडिटी है, लेकिन कार्बोवेज का बच्चा जो है वो मोस्ट अफेक्शनेट है, पर वो एब्यूजिव नहीं है। कार्बोवेज एब्यूजिव नहीं है। आई होप कि मेरी जो है दिस प्रेजेंटेशन इज जस्ट शेयरिंग, आई एम नॉट अ टीचर और अ मेंटर, but whatever I have learned in these years, I am just sharing, because वो बोलते हैं ना कि आप जब तक ओल्ड नहीं होते, जब तक आप सीखना नहीं छोड़ते। तो बस कोशिश यही है कि जो कुछ सीखा है उसको शेयर कर लें और आप लोगों से सबसे सीखते रहें। तो थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ बोलना है तो बताइए, नहीं तो फिर हैंड ओवर टू डॉक्टर प्रवीण सर। और थैंक यू, डॉक्टर प्रवीण ने मुझे मैसेज एक था ग्रुप में कि कोई बोलना चाहे तो बोले, तो मैंने उनको जैसे मैसेज किया उनका फौरन से रिप्लाई आया कि मैम आप करिए। तो मैम जैसे आपने बोला ना कि कैलकेरिया फॉस का बच्चा दूसरों बच्चों के साथ टिमिड नहीं है, तो एक वो उसमें पढ़ा हुआ है, माय टिमिड चिल्ड्रन इन टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन। कैलकेरिया फॉस में जी नहीं, वो है, वो तो मैंने बोला है, मैंने बोला पब्लिक में नहीं है, बच्चों के साथ तो खेलता है, वो तो पढ़ा हुआ है उसमें। मैंने बोला था पब्लिक में जरूरी नहीं है वो, मतलब पब्लिक में वो टिमिड नहीं है, लेकिन वो दूसरे बच्चों के साथ, जैसे मान लीजिए आपके घर में बच्चा आया हुआ है और बच्चे खेल रहे हैं, नहीं खेल रहा, लेकिन बाहर जो है मम्मी पापा के साथ हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के जा रहा है, वहां नहीं शर्मा रहा, ठीक है। मैंने बोला था टिमिडिटी इन चिल्ड्रन टुवर्ड्स अदर चिल्ड्रन में कैलकेरिया फॉस है।
और एब्यूजिव भी है, एब्यूजिव भी होता है किलकेरिया बॉस का बच्चा। जी पहले तो प्लीज मुझे सर मत बोलिए मैम, आप बहुत सीनियर हैं, मैं तो बच्चे जैसा हूँ आपके। तो ठीक है, लेकिन जो जिससे भी सीखते हैं वो सर ही हैं, सर है, मैम है, मैं जी तो आप लोगों जी, से नहीं बहुत नहीं मैम, आप तो बहुत सीनियर हैं, प्लीज थैंक यू कभी वेरी भी मच। सर मत बोलिए। जी थैंक यू थैंक यू वेरी भी बोलने की जरूरत नहीं है मैम, आपका ब्लेसिंग मिला हमको, और इतने सीनियर होने के बावजूद आप मतलब एकदम से तुरंत रेडी हो गए आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इतने सालों का 35+ ईयर का एक्सपीरियंस कम नहीं होता है, बहुत कुछ देखा होगा आपने अपनी लाइफ में। 84 में मैंने पास आउट किया था एंड 86 आई एम इन प्रैक्टिस, बट आई एम स्टिल लर्निंग। इट्स नॉट दैट आई एम टू क्योर ऑल द केसेस, नो, आई एम लर्निंग। बट ठीक है, जो मैं मेरे को लगता है मैं शेयर कर लूँ। एंड थैंक्स टू ऑल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और गॉड ब्लेस यू ऑल, और हम आपसे सीखते रहे बस। जी मैम, तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमारी IHF फैमिली आपकी बहुत आभारी है कि आपने इतने सालों का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, और आपने जो केसेस भी सिलेक्ट किए, लाइकोपोडियम और फास्फोरस, दोनों ही हमारी ब्रेड एंड बटर रेमेडीज हैं। और दोनों को लेकर ढेर सारी कंफ्यूजन बिगिनर्स को तो बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे फास्फोरस को लेके है कि जैसे अभी रिसेंट डेज में भी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमको पिक्चर्स नहीं बनानी है, हमारे पास रेमेडी किसी भी फैसेट में हमारे पास आ सकती है। जैसे अभी शंकरन सर का भी मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, उन्होंने भी यही चीज लिखी है कि जब हम कोई एक केस क्योर करते हैं तो उस रेमेडी का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट हमको पता चलता है, उसका पूरा पिक्चर पता नहीं चलता है। तो आपका जो फास्फोरस का केस है एकदम मतलब उस तरह से है, जबकि नॉर्मली जब भी हमारा डिस्कशन होता है, जब हम बातें करते सुनते हैं, तो एक तरह से एक बहुत ही अफेक्शनेट, बहुत लविंग, है ना, बहुत सिंपैथेटिक, उस तरह का फास्फोरस जो है अक्सर हम सभी डिस्कस करते हैं कि फास्फोरस ऐसा होता है। लेकिन फास्फोरस एकदम ओपोजिट भी होता है। तो सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो हमेशा अगर कोई बहुत अफेक्शनेट है तो उसके टोटली ओपोजिट होने की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है। वो एक फैसेट है जहां पर वो अफेक्शनेट है, वो ओपोजिट स्टेट में भी जा सकता है। तो ग्रेट लर्निंग मैम, और बहुत मजा आया सच में, बहुत ही बढ़िया सेशन था, और अच्छे खासे मेंबर्स ने पार्टिसिपेट भी किया, और अच्छा एक नंबर भी, बहुत बड़ा नंबर, ये जल्दी जल्दी इतने लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। आज 120+ मेंबर्स ने ज्वाइन किया, तो सभी ने सभी का बहुत अच्छे से लर्निंग हुआ है। तो डीप ग्रेटिट्यूड हमारी IHF फैमिली की ओर से। तो आज के इस सेशन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी कल की BC में, तो मिलते हैं कल। थैंक यू, गुड डे। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।